Okay, recording started, sir. Okay, चलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाँ, ऑल ऑफ यू सर. अच्छा, तो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ क्लास है. कॉर्पोरेट लॉ इन द सेंस कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, अभी जो कंपनीज एक्ट चल रहे हैं इसे कंपनीज एक्ट 2013. सर 13 के पहले कुछ था क्या? हाँ, एक 1956. यस सर, हम लोग के टाइम पे था. आप लोग ने भी शायद कभी किसी जगह में पढ़ लिए हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए था. हम लोग जब ऑलमोस्ट फाइनल लेवल में थे प्रोफेशनल्स में, तब ये सब चेंज हो गया. 2013 12-13 में ऑलमोस्ट चेंज हो गया. ठीक है, तो 1956 एक्ट पहले था, उसको कंप्लीट तरीके से चेंज करके 2013 कंपनीज एक्ट आया. तो कंपनीज एक्ट का बेसिक काम क्या है सर? कंपनीज एक्ट का काम है कि इंडिया में जितना कंपनी है वो कंपनी को प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलाना. ठीक है, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस माने कंपनी चलेगा रूल फॉलो करके. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गवर्नमेंट का काम क्या है? देश को चलाना, वो भी रूल फॉलो करके. जब भी रूल फॉलो नहीं होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? आम आदमी, नॉर्मल इंसान क्या बोलते हैं? देखो क्या हालत है, देश जन को नियम कानून ही नहीं बोली तो. हाँ, मतलब क्या, देश में नियम कानून है पर फिर भी जब उसका कोई पालन नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के मुंह से निकल जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है ना. समझ में आ रहा है? जैसे केजरीवाल को अरेस्ट किया है, पता है आप लोगों को? दिल्ली का सीएम है ना. अब अभी अरेस्ट ऑर्डर कौन दिया है? कोर्ट दिया है. ठीक है, पहले तो ये बातचीत से में चल रहा था, कोर्ट ने उसको 9 बार बुलाया, विजिट नहीं किया कोर्ट. क्यों भाई? कोर्ट से भी बड़ा हो गए तुम? हाँ, कल मोदी को भी बुलाएगा तो फिर मोदी क्या, कोर्ट से, लॉ से बड़ा होता है क्या? आप लोग कोई भी लॉ से बड़ा कोई नहीं. चाहे मैं हूँ, मेरे लिए भी जितना लॉ फॉलो होता है उतना ही केजरीवाल के लिए होता है, उतना ही मोदी जी के भी लिए होता है. लॉ से बढ़कर कोई नहीं. अगर बुला रहे तो जाओ. मानते हैं आप सीएम हो, रीजन दिखाओ क्यों नहीं जा पा रहे हो. ठीक है, तो 9 बार बुलाया, गया नहीं. फिर 10वीं बार में गया, क्योंकि अभी प्रॉब्लम बढ़ रहा है. अब तो अरेस्ट ऑर्डर भी उसके नाम पे जारी हुआ है. कोई बोलेगा कि सर बीजेपी पीछे लगा है. सर बीजेपी पीछे लगने से ही तो अरेस्ट नहीं हो जाता ना. ऑब्वियसली बीजेपी पीछे लगा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेकिन किसी को अरेस्ट ऑर्डर तो कोर्ट देता है ना. कुछ लोग बोलेगा देखो बीजेपी सबके पीछे पीछे लग के सबको पकड़ा रहा है वोट में जीतने के लिए. चलो मैं मान लिया, ये बात को मैं अस्वीकार नहीं करता. लेकिन पॉइंट इज दैट कि किसी के बारे में अरेस्ट वारंट निकालना इतना आसान बात थोड़ी है. जो लोग लॉ को थोड़ा सा भी समझता है वो बात को समझेगा. अब किस केस में फंसा है? कि कौन सा एलिगेशन लगा है उस पे? हाँ ठीक है, लिकर लिकर स्कैम, एक्साइज ड्यूटी, लिकर के नाम पे जो मैंने बेसिकली लिकर का लाइसेंस दिया था, उसमें लाइसेंस के अंदर कुछ पैसा का इधर उधर, 5% की जगह 12% का, फिर वो 12% में अपना पर्सनल भी घर बनाने का खर्चा भी निकाला, पार्टी को भी पैसा दिया. मैंने सोर्स ऑफ मनी जो है वो लेजिट तरीके से नहीं लिया. वही स्कैम, करीब करीब 100 करोड़ का बात चल रहा है पर्सनल लेवल में. अब देखो पूरा मुद्दा आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा कि क्या उन पे एलिगेशन लग रहा है. ऐसा जरूरी नहीं कि जो एलिगेशन लगा है वो एकदम सारा सच हो जाएगा. अगर उसमें सच में कुछ नहीं किया है तो हो सकता है वो बाइज्जत वली भी हो जाए, है ना. अभी जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हम लोग कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, अब कोर्ट ने अरेस्ट ऑर्डर निकाला है तो कुछ तो किया, तो तब हुआ नहीं. अच्छा, मान देगा, नेटवर्क इश्यूज बहुत रहते हैं जो भी हो. तो पॉइंट इज दैट कि फिर देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना देश का मंत्री लोगों का काम है, और कंपनी का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कंपनी का जो मैनेजर्स लोग है, कंपनी का ओनर है, कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले वाले होते हैं कंपनी सेक्रेटरीज. उनका भी बहुत बड़ा काम होता है. जो कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा है उसका भी काम, जो कंपनी में सीएमए के रूप में काम कर रहा है उसका भी काम. लेकिन हाँ, अगर प्रॉपरली कोई लॉ को संभालते हैं या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को संभालते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है मानो कंपनी में, तो चार्टर्ड का भी जिम्मेदारी बनता है, सीएमए का भी जिम्मेदारी बनता है, एंड सबसे ऊपर कंपनी का जो ओनर है उसका जिम्मेदारी सबसे ऊपर है. क्योंकि लॉ सभी के लिए ऑटोमेटिक एप्लीकेबिलिटी है. लॉ सबके लिए
ऑटो एप्लीकेबिलिटी, बात समझ रहे हो? ठीक है, अब चलो मैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट में बात कर रहा था, देखो मानसी अभी भी एडमिट नहीं, तो एक काम कर, जियो को बोल तेरे गांव में नेटवर्क ले जाने के। ऐसे वहां पर टूरिस्ट डेवलप होगा तो शायद नेटवर्क भी ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो सिम चेंज करना चाहिए ना। अच्छा मैंने स्क्रीन ऑनलाइन में शेयर कर दिया ना। ठीक। देखो अब मैं बेसिकली लास्ट कुछ क्लासेस से आप लोगों को कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहा था। क्या क्या किस चीज में बात कर रहे थे सर? कंपनी इनकॉर्पोरेशन। व्हाट इज कंपनी इनकॉर्पोरेशन? इन सिंपल अगर कहा जाए, कंपनी बनाने का तरीका, एक कंपनी कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्म ए कंपनी। अब इस मुद्दे पे लास्ट कुछ क्लासेस में काफी डिटेल्स चर्चा हुआ है, ठीक है। डिटेल्स इन द सेंस कंपनी बनाने के लिए जो जो डिटेल्स लगता है, डॉक्यूमेंट्स लगता है, ठीक है, ये सारा चीज में बात किया, ठीक है। नॉर्मली सीए लेवल में इस चीज को पॉइंट वाइज कॉर्पोरेट लॉ में ही बोला है, सीएस के अंदर यही सारा टॉपिक कंपनी लॉ में भी बोला है, और कुछ बातें एसबीसी बोल के एक पेपर होता है उसके अंदर भी बोला गया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज। मैंने कंपनी बनाना भी तो एक एंटिटी का काम हुआ ना सर, कंपनी माने एक एंटिटी, तो एंटिटी कैसे बनेगा, ये भी एक सेम सेम काइंड ऑफ बात हो गया। तो एंटिटी बनाने का कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करो, या फिर कंपनी का नॉर्मल लॉ का बात करो। तो सीएस में क्या करता है एग्जीक्यूटिव लेवल में, उसके बारे में दो सब्जेक्ट अलग अलग करता है। बाकी हम लोग यहाँ पर एक साथ सारा पढ़ लेते हैं, फॉर्म नंबर, ये नंबर, वो नंबर। चलो वो सब बात आपको धीरे धीरे किताब देखने से ही समझ आ जाएगा, या फिर मैं भी समझा दूंगा जिन लोगों का सीएस का पेपर है। बाकी जिनको सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ भी अभी हम लोग मेन फोकस करें। नाउ क्वेश्चन है सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड रिलेटेड मैटर्स में ऑलरेडी ना ये सब बातचीत हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ ओपीसी, माने ओपीसी माने वन पर्सन कंपनी, ठीक है। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेक्शन 7 के थ्रू से, फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 के थ्रू से, ठीक है। তোদের বইয়ের সাথে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করবে না, এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করবে না, আমি টপিক ওয়াইজ পড়াচ্ছি, হয়তো কিছু কিছু পয়েন্ট বেশি আছে, আবার কিছু কিছু পয়েন্ট একটু কম আছে, এখানে একটু ডিটেলস চর্চা হচ্ছে। এটা ইন্টার লেভেলের কর্পোরেশনস এন্ড নোটস, ঠিক আছে। ओके देखो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करना स्टार्ट किए थे सर एमओए एओए पर, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी चल रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि सर इसी चीज में मैं लास्ट कुछ क्लासेस में डिटेल्स में बातचीत कर रहा हूँ कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें बेसिकली एमओए क्या होता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी क्या है, कंपनी का, हाँ, कंपनी का रूल बुक बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसको फॉलो करके कंपनी अपने डे टू डे एक्टिविटी चलाता है। वैसे मैं हर हफ्ते कोई ना कोई न्यू डॉक्यूमेंट एक ले लेता हूँ, आज भी एक कंपनी का डिटेल्स लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सर ये। आप भी चाहो तो डाउनलोड करके, या मैं शेयर कर दूंगा वेबसाइट के, रेडी हो गया है सर वेबसाइट का जो ऐप चल रहा है, उसमें मैं ये सब अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, एमओए एंड एओए किस कंपनी का है। अभी इंडिया का रिचेस्ट मैन कौन है? अदानी, अंबानी। अच्छा झगड़ा ना करो यार, हो गई ना। अदानी है कि अंबानी है? हाँ, लास्ट ईयर अदानी था, अभी अंबानी फिर से हो गया। हाँ, ओके। कौन, अंबानी, अदानी, अच्छा, चलो ठीक है। तो बेसिकली ये चलता रहता है शेयर मार्केट में, जब भी उनका शेयर में चेंजेस आता है, तो ये रिचेस्ट मैन का जो चलता है ना न्यूज में, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाता है। लेकिन जो भी हो, मैं आपको वही रिचेस्ट कंपनी का, रिचेस्ट मैन का, अदानी कंपनी का ही एक एमओए एओए का डिटेल्स यहाँ पर डाउनलोड करके रेडी किया हूँ, आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये देखो। यहाँ पर एक्चुअली ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनी, ये कंपनी अपना थोड़ा सा ना ऑब्जेक्टिव बदला था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस काम करने का तौर तरीका थोड़ा सा चेंज किया था। तो जब वो चेंज किया तो उसका जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है 2013-14 में, वो वाला यहाँ पर है। लेकिन आप अगर चाहो तो यहाँ पर जाके डिटेल्स में इसका सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। देखो, डिजिटली साइंड बाई डीएस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंद्रजीत वनिया कौन है सर? इंद्रजीत वनिया कौन है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, अहमदाबाद में रजिस्टर है। ये जो कंपनी रजिस्टर होता है ना, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या
इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। एक कंपनी जब रजिस्टर होगा तो रजिस्टर कौन करेगा? हर एक स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज होते हैं। जैसे हर स्टेट में एक एक आरओसी होता है। तमिलनाडु पे और महाराष्ट्र में दो दो आरओसी है, ड्यू टू कंपनी ज्यादा होने के कारण। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कंपनी का लोड थोड़ा ज्यादा है, इसलिए एक आरओसी हैंडल नहीं कर पाते, दो दो आरओसी है। वेस्ट पश्चिम बंगाल में कितना है? एक। कहाँ है? एनी आइडिया? निजाम पैलेस, रविंद्र सदन। ठीक है सर, देख जाके देखना है क्या? हाँ, हो सके तो देख के आओ। निजाम पैलेस में बहुत सारे सरकारी कंपनीज हैं। ठीक है, रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से उतर के टुवर्ड्स पार्क सर्कस चलते जाओ। ठीक है, पुराना सीएस का जो ऑफिस है उसी लाइन पे पड़ता है। थोड़ा बहुत जाने के बाद दाएं साइड में आपको मोस्ट प्रोबेबली दिख जाएगा। पहले उस लाइन पे मेरा काफी आना जाना चलता था, अब दाएं बाएं थोड़ा सा मैं भूल गया, बट उसी लाइन में पड़ता है निजाम पैलेस। ठीक है, मैंने वही मिंटो पार्क उसी रास्ते में आता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई हम जाके वहां चेक करें, मेन बात है कि वो सरकारी ऑफिस है आरओसी का। अब आजकल सारा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में हो जाता है, फिजिकली जाने का जरूरत नहीं होता है। तो ये भी अहमदाबाद में रजिस्टर हुआ है। अहमदाबाद कहाँ है सर? आएंगे, आपको तो अच्छे से पता है ना? अहमदाबाद गुजरात में आता है। तो ये अपना डिटेल्स दिया है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे और आ जाऊं। देखो, द कंपनीज एक्ट 1956 जब ये बना था तब लागू हुआ था, 2013 में नहीं बना था सर। क्या हुआ सर, बोलो। ईश्वर कुल्ली 2013 কোথায় লেখা আছে? এটা 2023। ये बेसिकली ये कंपनी जब बना था तब 1956 में बना था, तो इसलिए वही वाला चीज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 2023 में इनका एक एजीएम हुआ था, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो उसमें कंपनी का नाम चेंज हुआ था, अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, ऑल्टरेट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और उस पे नीचे देखो कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, यही सब चीज पूरा लिखा रहता है ना? मैंने क्या करता है नहीं करता है। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ पॉसिबल ओरिजिनल किसी भी कंपनी का डेटा उसके वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके आप करने का कोशिश करो। समझ में ना आए नहीं आए फिर भी पढ़ो। क्यों सर? क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आगे जाके यही सब ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, ये सब रियल लाइफ वर्क है सर। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो आगे जाके जब काम करने के लिए आपको कोई बोलेगा माने आपका फार्म जहां पर आप काम करोगे, आपका कंपनी जहां पर आप एज ए चार्टर्ड एज ए सीएस ज्वाइन करोगे, तो आप तब ना माने चिंता में नहीं पड़ोगे भाई क्या होता है, ड्राफ्टिंग कैसे होता है, एओए कैसे बनता है, एमओए में रहता क्या है। तब आपको घबराने का नहीं, अगर घबराओगे तो फिर आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, सिंपल बात है ना? काम तो नॉलेज का ही मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इफ पॉसिबल नहीं, ये तो मेरा हमेशा से आप लोगों को बोलना होता है, बट प्रॉब्लम है ना, आप लोगों को टाइम मिलने से कोई क्या करेगा, रील्स वगैरह दिखेगा और क्या करेगा। ठीक है, टाइम मिलने से पढ़ाई के बारे में बात कौन करता है? हाँ, फालतू में, हाँ, नींद आ जाता है। हाँ, देखो अभी ना, अभी नींद आ रहा है लॉ के नाम सुनते ही। अब देखो मैं नींद तुम लोग का छुटाता हूँ तुमको। नींद उड़ाने के लिए क्या काम करना पड़ता है? कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी करो, नींद उड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, तीन। ये देखो, ऑब्जेक्टिव इंसिडेंटल एक्सिलरी टू अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने लाइन लग जाएगा। अब मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी का एओए एमओए पढ़ाना मेरा काम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये पढ़ा, मेरा काम क्या है, एमओए एओए के अंदर रहता क्या है। ठीक है, इस बात को समझाना। ठीक है, बाकी सब ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। ज्यादातर केस में रियल लाइफ में कौन करता है ये सब ड्राफ्टिंग वाला काम? यस, वेरी गुड सर। ठीक है, ये देखो, फॉर एंड बिहाफ ऑफ अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टेकन बाय, मैंने कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लेके कंपनी का लीगल इंफॉर्मेशन सारा चीज ऑब्जेक्टिव बोल के दिया हुआ है। ये देखो, ये क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज काइंड ऑफ कंपनी का रूल बुक। इस रूल बुक के अंदर कंपनी किस तरह से चलेगा, कितना कंपनी का बेसिकली कैपिटल रहेगा, उस कैपिटल में कितना पेड अप रहेगा, कितना सब्सक्राइब रहेगा, शेयर कैपिटल में वेरिएशंस क्या रहेगा, शेयर होल्डर का राइट क्या रहेगा, ये सारा चीजें उसमें लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? अब चलो मैं आपको एकदम बुकिश बात करता हूँ, जो एग्जाम में जिस तरह से पूछते हैं। ठीक है, वो सब बात करूंगा। ये सब फॉर्मेशंस वगैरह मैं थोड़ा सा पहले के क्लास में करवाया। जिन लोगों का मिस हो चुका है वो प्लीज मेरे से लिंक लेके, हो सके तो 2-3 क्लास होगा, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना सर। मेरा बात रहेगा सर, लास्ट दिन मैं जहाँ पर अटक गया था,
और इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो क्लास लेना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया था। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने रोक गया था वो था ये वाला पॉइंट सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं एक्चुअली शुरुआत करना चाहा था लास्ट वीक में, कि डिफरेंस बिटवीन दी एमओए एंड एओए। कि ये सर एमओए एओए पे बात कर रहे हो बार बार, रोज आके क्लास पे एमओए एओए जैसे कि हकला हो, ए ओ ए एम ओ ए ऐसा करते रहते हो। ठीक है, हकला लोग ऐसे करते हैं। हाँ सर, ये नहीं करना चाहिए, नहीं सर, विथ ऑल रेस्पेक्ट, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि सर ये एमओए एओए पे डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। चलो मैं बताता हूँ। कहाँ चला गया? अब मैं तो ओरिजिनली आपको डॉक्यूमेंट दिखाया। हाँ सर। শুভঙ্কর, পড়াশোনা করছিস না? আমি কিন্তু ফোনটা গিয়ে ছাড়িয়ে নেব, তখন কিন্তু রুল বুক আর কনস্টিটিউশন সব কিন্তু আমিই লাগিয়ে দেবো। হুম। বিরাট কোহলিকে ফোন করে বলবো কি এসব পড়াশোনা করছে না। নট আ বিগ ডিল। देखो क्या चल रहा है। ये पार्क नहीं है। अगर 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 पार्क जैसा बिहेव करना है तो बाहर जा, गेट के बाहर, सामने चुपचाप बैठना, उठना नहीं एकदम। आईपीएल क्या चालू हो गया, चुपचाप 1.5 घंटा पढ़, फिर घर जाके धोनी को देखना है, धोनी के पापा को देखना है, जिसको देखना है देख लेना। वो लोग अपना काम कर रहा है, तुम भी अपना काम करो। देखो, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन एमओ या नेओए। अभी डॉक्यूमेंट दिखाया ओरिजिनल वाला, घर पे थोड़ा पढ़ना है सर, ठीक है। बोरिंग बातें हैं पर बोरिंग बात ही जिंदगी में काम आता है, बार बार बोलता हूँ सर। जो चीज जितना बोरिंग है वही जिंदगी में काम का है। शायद ये बात आप लोगों को समझ में अभी नहीं आएगा, बट जितना टाइम बीतेगा ना, काम आएगा। वो जो एंटरटेन वाला देख रहे हैं ना, मैं देखूंगा वो एंटरटेन तेरे को कितना कराता है, और ये मेरा बोरिंग क्लास तुमको कितना जिंदगी में कुछ देता है। लिख के रख लो सर कि सर का बोरिंग क्लास वर्सेस धोनी का मैच। गारंटी दे रहा हूँ, धोनी का वो मैच तुमको बर्बाद करेगा। सर ऐसा काहे बोल रहे हो? देखो, the memorandum contains the fundamental condition as basis of incorporation. It lays down the parameters that define relation of company with outsiders. The article contains internal regulations of the company, hence regulate the relationship between company and the members and members intersect. मतलब the memorandum contains the fundamental condition as basis of incorporation, माने कंपनी बनने का पर्पस क्या है। सर इसको थोड़ा मैं थोड़ा सा फनी स्टाइल में ऐसे बोलता हूँ। हर एक इंसान को ना पूछना चाहिए अपने आप को, मैं दुनिया में क्यों आया। ऑब्वियसली कुछ करने के लिए, बट हर कोई तो सेम काम नहीं करता है। जैसे धोनी खेलता है, साहिल खेलता है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ तर्क नहीं दे रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस। तो आप भी अपने आप को पूछो कि आपका पर्पस क्या है। जो भी काम करने आए, जो भी आपको करना इच्छा है, वो चीज खुद को पूछना है, मेरे को नहीं बोलना है। मेरे को बोल के क्या होगा, बोलो ना बोलो डजेंट मैटर। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि कंपनी जब मार्केट में आता है तो कंपनी में अपना पर्पस को फुलफिल करने के लिए आता है। तो यहाँ पर साहिल को भी अपना पर्पस फुलफिल करना होगा, जैसे धोनी अपना पर्पस फुलफिल कर चुका है। अभी तो उसका बस ग्रेस पीरियड चल रहा है, नथिंग मोर देन दैट। इतना ब्रांड वैल्यू है कि वो रिटायर लेना चाहता है पर उसको कोई रिटायर लेने नहीं दे रहा है। बोले भाई तुम ग्राउंड पे रहो, अन्ना अन्ना। वो क्या बोलते हैं धोनी को, क्या बोलते हैं चेन्नई में? हाँ, थला। हाँ, थाला। थाला माने जो बेस्ट लीडर होते हैं उसको थाला बोलते हैं ना। हाँ, थलाइवा। तो तमिल लैंग्वेज में बोलते हैं थाला, ठीक है। बांगाली बोलबे भातेर थाला। दैट्स अ टिप। तो मेमोरेंडम कंटेंट्स, मेमोरेंडम में कंपनी जैसे अदानी क्या करने आया है, माइन खोदने आया है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का काम करने आया है, पोर्ट बनाने के लिए आया है। जो काम अदानी करता है क्या अंबानी वो काम करता है? हाँ,
কোন কাজটা? কোম্পানি কোন জিনিসটা বল, ওটাই তো জিজ্ঞেস করছি। আম্বানি কি করে? আম্বানির মেন বিজনেস কি, যেটা থেকে ও মেন रोकड़ा कमाए? उसका मेन जो पैसा का जो अभी सोर्स है मनी का, दैट इज पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, अंबानी का बात कर रहा हूँ मैं। ऑयल रिफाइनरी अंबानी का मेन बिजनेस है, एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स। ठीक है, इसी से इसका मेन चलता है। ये जो जामनगर में जो इतना बड़ा जो वेडिंग हुआ, तो जामनगर में क्या है उनका, वहीं पर तो उनका मेन चीज है, ऑयल रिफाइनरी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। दुनिया में इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं है, और किसी भी व्यक्तिगत इंसान के पास भी नहीं है। ऑयल रिफाइनरी माने क्रूड ऑयल जो होता है ना, जो दुबई रशिया से इंडिया खरीदते हैं, तो वो क्रूड ऑयल कच्चा होता है। ठीक है, इसको प्रोसेस करके डीजल एंड पेट्रोल में चेंज किया जाता है। ज्यादा प्रोसेस होने से पेट्रोल बनता है, और लेस प्रोसेस होने से डीजल बनता है। जैसे मार्केट में जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं भी डीजल कार चाहिए कि पेट्रोल कार चाहिए। डीजल कार लेस रिफाइंड है, और डीजल का दाम इसलिए थोड़ा कम होता है। लेकिन डीजल का जो सर्विस होता है पेट्रोल से कम होता है। डीजल का दाम कम होता है, पेट्रोल का दाम ज्यादा होता है। लेकिन डीजल का सर्विस कम रहता है। जैसे ट्रक बस ज्यादातर डीजल में चलता है, वो पेट्रोल पे नहीं चलता। टेक्नोलॉजी अभी उस तरह का आया नहीं है हमारे देश में। ऐसे कोशिश तो है कि शायद पेट्रोल में ही सब कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डीजल में पोल्यूशन ज्यादा होता है, बट पेट्रोल में पोल्यूशन काफी कम होता है। ये जो ऑटो चलता था बट एकदम एकदम वो धुआं निकल के, है ना, तो वो सब डीजल ऑटो में ज्यादा प्रॉब्लम है, पेट्रोल ऑटो में प्रॉब्लम कम है, सीएनजी पे और कम है। हाँ, हाँ वही तो सीएनजी, एलपीजी पे नहीं चलता, सीएनजी पे चलता है। एलपीजी घर पे खाना बनता है। हाँ, कौन सा दिए? ऑटो दिए? हट, যে গ্যাস দিয়ে অটো চলে ওটা সিএনজি বলে ওটাকে। হ্যাঁ, এলপিজি দিয়ে চালাচ্ছে, কোথায় চলছে? তাই নাকি? আচ্ছা, রান্নার গ্যাস দিয়ে অটো চালাচ্ছে। চালানো যেতে পারে, আমি সেটা বলছি না, बट बेसिकली उसको सीएनजी बोलता है जो। हाँ, यस सर, ठीक है, चलो। तो बेसिकली क्वेश्चन इज दैट कि कंपनी मेमोरेंडम में वो चीज बताता है जो उसका फंडामेंटल पर्पस है। वो मैं बेसिकली आपको बोलना चाहूँ। आप भी अपना पर्पस पूछो कि क्या आपका पर्पस है, आपको जवाब मिले। जब तक नहीं मिलेगा आप भटकते रहोगे। जैसे अदानी को पर्पस मिला ना, तब उसने अदानी बना दिया, अदानी एंटरप्राइज बना दिया, अदानी पोर्ट बना दिया, अदानी एसीजेड बना दिया, अदानी ट्रांसमिशन बना दिया, अदानी विल्मर बना दिया, और कितना नाम बताओ, फॉर्चून तेल बना दिया, बहुत सारा और है, मैं तो जस्ट कुछ फेमस नाम बताया। इट्स ले डाउन द पैरामीटर्स दैट डिफाइन रिलेशन ऑफ ए कंपनी विद आउटसाइडर्स। अच्छा, फंडामेंटल्स माने कंपनी के जो एमओए होते हैं, इसमें ये भी बताया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। माने एक कंपनी और उसके आउटसाइडर के साथ जो रिलेशन बिल्डअप होगा, उसका पैरामीटर क्या रहेगा, ये भी एमओए में ही कहा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, एमओए एओए बिना कंपनी नहीं बन सकता। कंपनी खोलना है, इनकॉर्पोरेट करना है, एमओए एओए पहले बनाना हो। हाँ एग्जैक्टली सर, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का यही मेन पार्ट है। तुम रजिस्ट्री करवाने जाओगे, तुमको बोलेगा भाई एमओए एओए बना के लेके आओ, तो किसके पास जाओगे? अब मानो आप लोग बिजनेसमैन हो, तो आप किसके पास भागोगे? सीएस के पास, सीए के पास, प्रैक्टिसिंग जो करते हैं उन्हीं के पास जाओगे। वो बना के देगा, आरओसी उसको पढ़ेगा, देखेगा, फिर गवर्नमेंट के घर में, इंस्टीट्यूट के घर में जरूरत पड़ने से मे बी, अदरवाइज उसमें थप्पा लगेगा, फिर तुम्हारा कंपनी बनने का प्रोसेस चालू होगा। समझ में आ रहा है सर? सुपरमेसी। अच्छा, आर्टिकल, आर्टिकल कंटेंट इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। कितना कंपनी का शेयर कैपिटल क्या रहेगा, किस कौन कितना कैपिटल पे करेगा, कंपनी कब कॉल करेगा, कॉल्ड अप बोलते हैं ना, कॉल्ड अप, पेड अप, सब्सक्राइब, ये सब वैराइटीज ऑफ मैटर्स। मेंबर्स का क्या रूल्स रहेगा, माने मेंबर का क्या पावर रहेगा, मेंबर माने शेयर होल्डर। ठीक है, सुपरमेसी, मेमोरेंडम कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज दैट इज कॉन्ट्ररी टू प्रोविजंस ऑफ द लॉ।
कंपनी अपने एमओए के अंदर ऐसा कुछ भी बात नहीं दे सकता जो कॉर्पोरेट लॉ के अगेंस्ट में चला जाता है। माने कॉर्पोरेट लॉ जो है ना सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी देश के लिए जो कॉर्पोरेट लॉ बनाया गया है या कंपनी के लिए जो कॉर्पोरेट लॉ बनाया गया है उसको ऊपर ले जाके बात नहीं कर सकते। मैंने तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे जैसे मानो स्टेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो देश के मेन लॉ के अगेंस्ट में जाए। या फिर कोई भी पब्लिक बोल रहा है कि भाई मेरे घर का तो यही नियम है, भाई तुम्हारे घर का नियम अगर देश का नियम के ऊपर जा रहा है तो तुम्हारा घर का नियम को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डिसमेंटल किया जाएगा, भाई नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश के नियम के अगेंस्ट में जा रहा है। हो सकता है तुम्हारे घर का नियम है, नहीं हमारे घर से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, आने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देश के लिए एक कॉमन लॉ बनाया जा रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला खेल भी गायब हो जाएगा। जैसे बहुत सारे कस्टम्स लॉ होते हैं ना सर हमारे समाज में, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे लोग बोलते हैं हमारे ऐसा चलता है, हमारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब हमारे ऐसे होते हैं बोलने से नहीं होगा, कब किसने किस बहाने में क्या बनाया था कोई नहीं जानता। अब अगर आज के डेट में वो ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट में जा रहे हैं या करंट सोसाइटी के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। जैसे एक टाइम था जब लोग जितना मर्जी पेड़ काटता था, ठीक है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन आज आपका मर्जी चलेगा, आप पेड़ काट सकते हो, करके दिखाओ, आपके घर के अंदर पेड़ है, काट के दिखाओ। पेड़, पेड़ इन द सेंस एक कंप्लीट पेड़, ठीक है, जैसे कि मानो सॉल का पेड़, सेगुन का पेड़ या कोई भी बड़ा गाछ, काट के दिखाओ, नहीं काट सकते, रूल के अगेंस्ट में है। अगर काटना है आपको कुछ कारण बताना पड़ेगा कि क्यों काट रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि गुलाब का पेड़ लगाया उसको नहीं काट सकते, दैट्स नॉट अ पेड़, पेड़ मैंने एक कंप्लीट ट्री। इवन एक बड़गद का पेड़ है, लाइक बड़गद इन द सेंस बनियन ट्री, ठीक है, उसको भी काटने के लिए परमिशन लेना है, बड़ा बड़ा वाला। अब मानो आजकल तो ऐसे वो बड़गद का पेड़ तो ऐसे कहीं पर भी ऐसे हो जाता है ना, शहरों में तो ऐसे होता है, लेकिन गांव साइड में जाओगे ना तो वो बहुत बड़ा रूप लेता है, ह्यूज होता है, जिसके छाया में, जिसके झुरी में लोग झूमते हैं। हाँ, हाँ बोटेनिकल गार्डन में तो है, वो तो वही देखने के लिए लोग आते हैं। गए हो कभी? हाँ, आप लोग कभी गए हो बोटेनिकल गार्डन? कभी जाना सर, जरा वो बड़गद का पेड़ देख के आना। उसका एज है अप्रोक्स 200 ईयर्स। है सही ना कि उसमें वो नहीं जाने से समझ में नहीं आएगा उसको, माने व्हाट इज द मेन रूट, वो रूट तुमको समझ में नहीं आएगा। माने बनियान ट्री इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसका मेन रूट कौन सा है ये फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल। इतना सारा रूट हो गया, और जो मिट्टी के साथ पूरा पेड़ को एकदम बना के रखा, more than 200 ईयर्स, मतलब ये दुनिया का एक अजूबा ट्री है सर, इट्स आश्चर्य पेड़ है सर। वो बोटेनिकल गार्डन में जाने से ही पता चले। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पॉइंट इज दैट कि आपके घर में पेड़ है, आप नहीं काट सकते। नहीं सर मेरे घर में है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सपोज आपका घर को डैमेज कर रहा है, आप फॉरेस्ट का परमिशन लेके ही कर सकते हो। अगर फॉरेस्ट परमिशन नहीं देगा पेड़ नहीं काट सकते, ये रूल है। अब कोई बोलेगा मैं चुपी चुपी कार कर लूंगा, कौन क्या, चोरी चोरी चुपके चुपके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। लेकिन अगर मानो कि मेरे मेरे जैसा कोई है पेड़ लवर, ठीक है, पेड़ लवर इन द सेंस इनको बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, इनको प्रॉब्लम होता है, जो लोग एनवायरमेंट के हित में काम करते हैं, वो देखिएगा जाके कोर्ट में केस करेगा, इंजंक्शन लगा देगा, कोर्ट आके बोलेगा भाई फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से आपने गुनाह किया है, फिर उसके हिसाब से जो सजा है वो आपको मिलेगा। नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अभी तो पेड़ खत्म हो गया है। बैंगलोर में हालत देखा, पानी नहीं है, क्यों? वाटर रिजर्वर सब बंद कर दिया है, वाटर रिजर्वर के ऊपर घर बना दिया। कोलकाता में भी हुआ है, न्यू टाउन में कितना हुआ है वी ऑल नो दैट, इवन सॉल्ट लेक में भी हुआ है, केस्टोपुर में भी हुआ है। केस्टोपुर में तो खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं छोड़ा है बच्चे लोगों के लिए। न्यू टाउन में तो क्या बोलो सर, करोड़ों का, मतलब वाटर बॉडीज को बंद करके सिंडिकेट के थ्रू से क्या क्या नहीं किया गया। अब बोलना चालू करोगे तो अभी पार्टीबाजी हो जाएगा, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब भी सिचुएशन उल्टा हो जाता है ना, तब गवर्नमेंट बाध्य होते हैं उसके अगेंस्ट में रूल निकालने के लिए, चाहे ये मैटर्स पर्सनल लेवल में हो, सामाजिक मैटर, किसी भी मुद्दे पे हो सकता है। अब कंपनी लेवल में भी वही बोला है कि अगर कंपनीज एक्ट में कुछ बोला हुआ है, आप अपना नियम कानून घर पे रखो भाई,
समझ में आ रहा है सर? इसीलिए बोलते हैं सुपरमेसी। किसका सुपरमेसी आएगा? तो मेमोरेंडम कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज दैट इज कंट्री टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, whereas the article shall be subordinate to both the law and memorandum. लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही एमओए के अंडर एंड लॉ के अंडर आता है। अंडर मैंने उसके नीचे ही वो काउंट हो। मैंने आर्टिकल कभी भी मेन बोल नहीं हो सकता। आर्टिकल लॉ के हिसाब से ही चलेगा, मेमोरेंडम के हिसाब से ही चलेगा। वो सबऑर्डिनेट हो सकता है, सुपीरियर कभी नहीं हो सकता। Therefore, in case on conflict among the two, the MOA shall prevail. अगर कभी भी conflict होता है ना, तो MOA को ही मेनली कॉन्सेप्ट में जगह दिया जाता है। मैं इस चीज को आगे समझाऊंगा विथ केस लॉ, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। सर MOA को क्यों जगह दिया जाता है कंपेयर टू AOA, तो ये बात आपको मैं बाद में बताऊँ। क्या हुआ? हाँ हाँ, आज बहुत दिक्कत है। The scope, memorandum lays down the scope beyond which the activities of the company cannot go. मेमोरेंडम के बाहर जाके कंपनी का कोई भी एक्टिविटी नहीं चल सकता। An act done by a company beyond the scope of the memorandum are ultra virus. We all know that. Ultra virus में हम लोग ये चीज पढ़े हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये वायरस माने VIRUS नहीं, इट्स VIRES। ठीक है, अब इसको वायरस बोलो, वायरस बोलो, आई डोंट नो। ओके, ज्यादा पूछना है अंग्रेजों के जगह पूछना, मेरे को मत बोलना कि सर मैं प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब ये वायरस बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, धीरज बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड को जाके पूछ लेना, ऐसे वायरस बोलते हैं। ठीक है, गूगल को पूछ लेना, आजकल गूगल बाबा है ना, प्रोनाउंसिएशन भी बता देता है। तो जिसका दिक्कत होगा निकाल लेना। मेरा काम है मतलब समझाना, मैं मतलब समझाने में फोकस करता हूँ। प्रोनाउंसिएशन के मेरा मेरा ऐसा इंग्लिश का नॉलेज भी इतना हाई फाई नहीं। तो मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस एंड वाइड, माने कंपनी एमओए के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकता सर, कुछ भी नहीं। उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक डिस्कशन किए थे, तो ये बोले जानते कोई। ठीक है, तो अल्ट्रा वायरस जैसे मानो हम लोग एक एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, वेरी गुड सर। ठीक है, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची का केस किया था। उसमें एक कॉन्सेप्ट बोला गया था कि एक कंपनी है जो बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है, रेलवे का कॉन्ट्रैक्टरी वगैरह करता है, मैंने रेल ट्रैक वगैरह बनाता है। लेकिन उसने बेल्जियम में एक डील ले लिया था जो रेलवे को फाइनेंस करना है। फाइनेंस करना इन द सेंस, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मानो अभी हावड़ा मैदान में गंगा के नीचे से मेट्रो चालू हुआ ना, दुनिया का पहला आई थिंक अंडर वाटर मेट्रो, इंडिया का फर्स्ट। अच्छा, वर्ल्ड में और भी है, चाइना वगैरह में तो होगा ही ये सब चीज। नहीं, वो लोग तो कुछ भी करता है, बिल्डिंग के अंदर से मेट्रो चला लेता है। हाँ? ठीक है, तो पॉइंट इज कि ये जो मेट्रो बना है, अब ये मेट्रो बनाने के लिए कोई तो होगा जो इसको फाइनेंस किया है। फाइनेंस किया मैंने इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए पैसा दिया, सिंपल लैंग्वेज पैसा दिया भाई। ठीक है, तो उस कंपनी का काम था इंजीनियरिंग करना, फाइनेंसिंग करना काम नहीं था, लेकिन उसने ले लिया, तो ये वाइड हो जाता है। मैंने तुम्हारे बिजनेस में बोला गया कि भाई तुम इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग का फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। इसका डिस्कशन हो गया ऐसा, तो वो फाइनेंस वर्ड उसके एमओए में लिखा नहीं था, तो वो अल्ट्रा वायरस हो गया, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची। तो ये है स्कोप। तो बेसिकली क्या कहता है, दे कैनॉट बी रेटिफाइड इवन बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी का मेमोरेंडम को एसोसिएशंस के बाहर जाके कुछ भी कंपनी करता है ना, ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी एग्री कर जाता है ना, फिर भी उसको अप्रूवल नहीं मिल सकता। आजकल एक सिस्टम आया है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्रिएट करके पास किया जा सकता है, बट पहले जमाने में तो ये सब कुछ भी नहीं था। माने बेसिकली सिंपल बात है, ऑब्जेक्टिव में जो लिखे हो उसके बाहर जाके नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आज की डेट में एक चीज आ गया, ऐसे बहुत स्पेशल चीज आ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन बोल के कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सारा शेयर होल्डर एक रेजोल्यूशन पास कराते हैं कंपनी के अंदर मीटिंग बुला के, रेजोल्यूशन पास करा के आप अपना ऑब्जेक्ट को अल्टर कर सकते। ठीक है, जैसे मानो एक कंपनी पहले सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम करता था, जैसे अदानी। ठीक है, लेकिन अदानी अभी पोर्ट बनाता है। या फिर मानो अदानी पहले सिर्फ सी पोर्ट बनाता था, एयरपोर्ट नहीं बनाता था। अब अगर एयरपोर्ट बनाने का भी काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव में बताना पड़ेगा कि नॉट ओनली सी पोर्ट, यू आल्सो बिल्ड एयरपोर्ट, है ना। तो जो भी करोगे बताना पड़ेगा, और बताने के लिए ऐसे नहीं कि मन किया लिख दिया, उसके लिए आपको अप्रूवल करना है शेयर होल्डर्स का, फिर आरओसी में अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही जाके तुम कर सकते हो। दैट्स द पॉइंट। बात समझ में आ रहा है सर?
दे कैनॉट बी रेटिफाइड इवन बाय ऑल द शेयर होल्डर। रेटिफाइड माने अप्रूवल, ठीक है। आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन इनसाइड स्कोप एस्टेब्लिश्ड बाय एमओए, हेंस एक्ट्स बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। हाँ, अगर आप कोई भी काम आर्टिकल के अबव जाके कर लेते हो, उसके ऊपर आप रेटिफिकेशन करके मैंने अप्रूवल लेके शेयर होल्डर का आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। याद रहेगा सर, बहुत वाइडर डिस्कशन था, ठीक है। बहुत बार मैं रोज चिल्लाता हूँ एमओए एओए एमओए एओए, आज बोल ही दिया डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, इस डिफरेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ गया सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका कहानी मैं हमेशा लास्ट क्लास से, वो लास्ट दिन जब अंधेरे में भी मैं बोल रहा, आप लोग मच्छर का खा रहे थे ना, मच्छर था तो सर नहीं था, इन लोगों को काटा, वो गोरा देख के उसको नहीं काटा, बोले तू गोरा है हम तेरे को नहीं काटे, हमको तो काटा, मैं काला हूं ना। अरे मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला है, आ जाए मेरा खून पी ले, गाना है ना सर, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, तो मच्छर को भी क्या पिलाते हैं, खून पिलाते हैं। अरे मस्ती मजाक चलता रहता है, चलो आगे बढ़ो। तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इस चीज को कहते हैं कि भाई एमओए एओए में जो लिखा रहेगा, जो भी कंपनी के साथ डील करेगा ना, जो भी कंपनी के साथ कोई भी डील करेगा, वो यही मान के डील करेगा कि मैं कंपनी के बारे में सारा चीज जानता हूं, पढ़ा हूं। मानो तुमने कंपनी के साथ डील किया कि कंपनी एयरपोर्ट बनाता है, बाद में पता चला कि कंपनी एयरपोर्ट बनाता ही नहीं है, वो सी पोर्ट बनाता है। लेकिन सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? सर वही बात कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि जब किसी कंपनी का शेयर में पैसा लगाओ, जब किसी को लोन दो, जब किसी के बिजनेस में डिवेंचर खरीदो, व्हाटएवर, यानी किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आप इंक्लूड होते हो कंपनीज के साथ, इंक्लूड होने से पहले आप ये जान लो भाई कंपनी क्या करता है। इवन कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है, इसका क्यों कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है, अगर मानो तुमने कंपनी के साथ डील किया, डील करने के बाद तुम्हारे साथ मोए मोए हो गया, क्या हो गया, मोए मोए क्या हो गया मोए मोए माने तुम्हारे ऑपोजिट में चले जाने से बोलते हैं ना, मोए मोए हो गया। तो जब तुम्हारे साथ मोए मोए हो गया तब तुम क्या बोलते हो कि मेरा तो भाई गया। अब लॉ बोलता है, क्या तुमने कंपनी का रूल बुक पढ़ा था, क्या तुमने कंपनी का एमओए पढ़ा था? तुम बोलोगे नहीं पढ़े तो नहीं थे, बस न्यूज देख के मैं पैसा लगा दिया, ठीक है। बैंक वाले या जो भी कंपनी में लोन दिया था वो बोल रहे हैं नहीं कंपनी के बारे में बहुत सुना, डायरेक्टर के बारे में बहुत सुना, मुझे लगा, जैसे मानो कि विजय माल्या, माल्या कौन है, ये तुम्हारे आरसीबी का मालिक है, उस दिन वोमेन्स ने जीता तो ट्वीट किया, हाँ कहाँ छुपा हुआ है, ट्वीट करने के लिए निकल गया, हाँ लंदन, ऐसे लंदन में छुपा हुआ है। अब लंदन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प नहीं कर रहा है, मैंने हम लोग यहाँ पे वहां पर जाके उसको उठा के नहीं आ पा रहे। अगर आतंकवादी होता तो शायद इतना देर में रॉ कुछ कर ही देता, बिजनेस फ्रॉड है तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है 9,000 करोड़ का फ्रॉड करके भागा सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और पैसा दिया नहीं। हाँ सरकारी है ना। अभी किस तरह से, तो कांग्रेस के जमाने में विजय माल्या को राज्यसभा का चेयर ये मिला था, रेस्पेक्टिव एमपी वाला पोस्ट मिला था, मेंबर। राज्यसभा का मेंबर हर कोई नहीं बन पाता, दो हाउस होते हैं ना पार्लियामेंट में, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उस अपर हाउस का मेंबर बना था और बिजनेसमैन था। ऐसे रेस्पेक्टेड पोजीशन दिया जा सकता है किसी को भी, कोई भी पार्टी किसी को दे सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भी तो दिया था, अभी भी है सचिन शायद, ठीक है। हाँ हाँ, उसका अलग केस है, उसका अलग केस है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। विजय माल्या जैसे मानो उसने क्या कर दिया, पैसा लेके भागा ना। अब बेसिकली प्रॉब्लम हुआ होगा कि भाई वो जो पैसा लेके भागा, अब उसका, जब एसबीआई ने लोन दिया था तो शायद उसने पूरा चीज देखा नहीं था, विजय माल्या क्या करता है, उसका बिजनेस का सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब ऐसे सब कुछ जानता है, बट फ्रॉड होने के बाद हम लोग बात करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि जब तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है तो तुमको सबसे पहले ये पूछा जाएगा क्या क्या तुमने कंपनी का डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, कंपनी का एमओए एओए, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, क्या सारा चीज तुमने पढ़ा? तुम बोलोगे कि मैं मान के चलता हूँ कि तुम नहीं पढ़ा, ठीक है। तो लॉ बोलता है कि अगर तुम ना भी पढ़े हो फिर भी मान लेंगे तुम पढ़े, हाँ
और मानो कि तुमने पढ़ा, सिर्फ पढ़ा ही नहीं, ये भी अच्छा बात है, सिर्फ पढ़ा ही नहीं, मैं ये भी मान लूंगा कि तुमने पढ़ के अच्छे से समझा भी हो उसको। लेकिन शायद तुमने पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं, लेकिन क्योंकि तुमने कंपनी के साथ डील कर लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि तुमने पढ़ा भी है, समझा भी है, तभी तुमने कंपनी के साथ डील किया है। ये डिफॉल्ट है, इसीलिए इसका नाम है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लेकिन सर क्या ये अच्छा बात है? सर ये थोड़ा सा मोरल इश्यूज हो रहा है। अगर कंपनी ने कुछ गलत लिखा है, ठीक है, और जो बोला है वो किया नहीं है, या फिर जो बोला नहीं है वो कर दिया, तो क्या एक शेयर होल्डर जो बाहर, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है, मैंने कंपनी में अभी तक पैसा लगाया नहीं, लगाना चाहता है, कंपनी में अभी तक लोन दिया नहीं है, देना चाहता है, अभी तक किसी भी तरह का डील किया नहीं, तो क्या वो हर चीज पहले से इस तरह से समझ सकता है? इज इट पॉसिबल? तो गवर्नमेंट बोलता है, लॉ बाद में बोलता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस थोड़ा सा रूड हो जा रहा है। किसके साथ? आउटसाइडर के साथ। तो आउटसाइडर के साथ ये रूड बिहेव को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा रूल बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि तुम्हारा घर का मामला तुम्हारा घर का मामला है, बाहर वाले से इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मतलब यही है, कंपनी अगर कोई भी गड़बड़ कुछ लिख के रखता है अपने एमओए एओए में, जो बाहर वाले बंदा नहीं समझ पाए, और बाद में उसी चीज के ऊपर बेस करके कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोर मैनेजमेंट। हाँ, तब भी लागू। वही तो ना, कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस का रूडनेस को सॉल्व करने के लिए, मतलब देखो रूडनेस तब होगा जब कोई गड़बड़ होगा। अब रूट को, ये जो रूड बिहेव है कि भाई तुम ना भी पढ़े हो फिर भी मान लेंगे पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अंदर में क्या उल्टा सीधा लिखा है, जो बोला है वो कर नहीं रहा है। अब इसके लिए बाहर वाला बंदा क्या बार बार फंस सकता है? फिर वो पैसा देगा फिर फंसेगा, पैसा देगा फिर फंसेगा। तो बोलते नहीं, इंडोर मैनेजमेंट में अगर गड़बड़ है तो ये भी लॉ को देखना चाहिए कि कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज है कि। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बात को समझाता हूँ, सुनो ठीक से, ध्यान से सुनो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर कुछ सेक्शंस भी आ जाता है, और उस सेक्शंस का नंबर भी आप याद करके लिख समझ पाओ और लिख के प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा होता है एग्जाम में नंबर पाने के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है एसेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एसेंस? ऑल दोज हु आर डीलिंग विद कंपनी, देखो मैं ऑलरेडी बात कर दिया, आप वो लोग इंग्लिश में थोड़ा लीगल भाषा में बात को कर रहे हैं, लेकिन मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दिया। अब देखो जो भी आगे बोलूंगा उसी को थोड़ा लीगल भाषा में बोला है। All those who are dealing with company deemed to be aware of what is stated in its MOA and EOA. Deemed बने लो मान लिया, तो गाना है ना सर, लो मान लिया, ऐसे गाना है ना? हाँ, है प्यार नहीं, जो भी हो, डीम्ड का मतलब समझ गए? नहीं समझा? वही लो मान लिया, प्यार है या नहीं है डजेंट मैटर, बट मान ली। तो ये बात करें, ऑल दोस वर डीलिंग विद कंपनी डीम टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन एमओए और एओए in its true perspective, in its true perspective, because both these documents are public documents. ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि आरओसी में रहता है, उसमें एक फीस होता है, आप आरओसी के साइट से भी ले सकते हो या फिर आरओसी के फिजिकल ऑफिस में जाके भी निकाल सकते हो। सर कौन करेगा? जो कंपनी के साथ डील करेगा। राह चलते कोई भी थोड़ी ना आरओसी में जाके निकालेगा। अगर तुमको किसी कंपनी को 1 करोड़ देना है, 10 करोड़ देना है, 100 करोड़ देना है, तो तुम कंपनी के बारे में पता नहीं करोगे, है ना? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वही बात कर रहा है कि सेक्शन 399 provides that the memorandum and article when registered with register of companies माने ROC, become a public documents and then they can be inspected by any one of the electronic means on payment of the prescribed fee. जैसे मैं आप लोगों को हमेशा समझाता रहता हूँ सर, ये सब कहाँ होता है? MCA, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, mca.government.in। यहाँ पर MCA सर्विस में जाके आप अगर आरओसी के बारे में पता करना चाहते हो, आप आरओसी के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारा चीजें होते हैं सर। जब आप लोग आगे जाके कंपनी फाइलिंग का काम सीखोगे तो आप लोगों को और अच्छे से पता चल जाएगा। लॉगिन आईडी वगैरह होता है, साइन अप करना पड़ता है, आप कंपनी के बारे में रजिस्ट्रेशन के थ्रू से कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर आरओसी लिखा,
तो रोहित शर्मा के पीछे मिल जाओ, किसी ने सर्च किया था रोहित शर्मा के नाम पे, आ गया रोहित शर्मा। देखो एक्चुअली मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ बोलता रहता हूँ ना, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर सब रह जाता है, अब मेरा इतना डिलीट करने का टाइम है। ये देखो कितना आरओसी है, देखो ठीक है, आरओसी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाया, सारा डिटेल्स इसी के थ्रू से होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट है, सारा चीज इसके थ्रू से होता है, ठीक है। आज के डेट में सब ऑनलाइन सिस्टम में हो गया, ऑफलाइन सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल, बट ऑनलाइन सिस्टम में सारा चीज होता है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बाद में ये प्रैक्टिकली किस तरह से क्या होता है नहीं होता है, इट्स नॉट अ बिग डील सर, क्योंकि अगर आप जानोगे ही नहीं तो फिर प्रैक्टिकल क्या समझोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, जस्ट जानना होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं कि इस चीज को करना क्या है, तो फिर क्या फायदा। So all those who are dealing with company deemed to be aware of what is stated in its MOA and AOA in its true perspective. So section 399 कहता है provide that memorandum and article when registered with the register of companies become public documents and they can be inspected by anyone by the electronic means on payment of the prescribed fee. Further section 17 Companies Act में कहता है a company shall on payment of the prescribed fee send a copy of each of the following document to a member within 7 days of the request being made by him. अगर कोई मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है फीस देके कि भाई फीस देके मांगता है कि भाई मैं फीस दे रहा हूँ आप मेरे को डॉक्यूमेंट घर पे भेजो, तो वो मेमोरेंडम आर्टिकल कितना दिन में भेजेगा सर, 7 दिन में, याद रहेगा 7 डेज के अंदर, इंपॉर्टेंट डेट है सर, 7 दिन के अंदर विद इन 7 डेज ऑन द रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय हिम, मेमोरेंडम भेज सकता है, आर्टिकल भेज सकता है, और क्या भेज सकता है, एवरी एग्रीमेंट एंड एवरी रिजोल्यूशन, एवरी एग्रीमेंट एंड एवरी रिजोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अदानी का दिखा रहा था, ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इससे ऊपर था सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैंने कंपनी रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हर डेटा, अगर कुछ ऑल्टरेशन हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, एवरीथिंग चेंज हुआ है वो भी भेजो। आप लोग को मैं बोला ना ये बोरिंग चीज है, बट यही काम का चीज है, क्योंकि कल अगर कुछ गड़बड़ होगा, कल अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर किस बेसिस पे आप कंपनी पे केस करोगे, आप अपना हक कैसे लाओगे, इसी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में। अब मानो डॉक्यूमेंट तुमने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, फिर गड़बड़ जाएगा ना सर। बस वही बात यहाँ पर कहने का कोशिश करें। তোর কাছে থাকবে कंपनी पाठाবে तो তোকে, ये सब ट्रांसपेरेंसी आ गया है सर, ऐसा नहीं कि सारा चीज ट्रांसपेरेंट हो गया है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी करोगे कंपनी पब्लिक का पैसा लेके, बेटा ठीक है। So memorandum articles, every agreement and every resolution referred to in subsection 117 if so far as they have not been embodied in the memorandum and articles. Any failure will make the company as well as officer in default liable to fine of 1000 rupee for each day. यहाँ important बात है again, 1000 टका फाइन करेगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट को ईच डे, हर दिन के लिए, जितना कि गुना बढ़ता जाएगा पर डे 1000, जब तक तुम अपना डिफॉल्ट को ठीक नहीं कर लेते, which default continues or 1 lakh rupee whichever is less, या तो डेली 1000 या फिर 1 लाख टका बैम्बू, किसको, ऑफिसर्स, कौन हो सकता है, हाँ कंपनी का डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सीएस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीएस को ही देखना होता है, कौन क्या मांग रहा है, कंपनी का मालिक थोड़ी ना सारा दिन बैठे बैठे ये चेक करेगा, मालिक का काम है बिजनेस को स्प्रेड करना, तो फिर वो सीएस को क्यों रखना है। ডকুমেন্ট চেয়েছে, ফিস দিয়েছে আর ডকুমেন্ট পাঠায়নি, তো এটা কোম্পানির দোষ না, তো এই কোম্পানি যদি এই দোষগুলো করে তো যে এইটা তো কোম্পানিতে কেউ তো আছে যে এই রেসপন্সিবিলিটিস গুলো পালন করছে, ঠিক আছে, তো সেইগুলো কমপ্লায়েন্স অফিসারদের কাজ থাকে যারা কোম্পানির কমপ্লায়েন্স ম্যাটারটা দেখছে, তারা যদি এগুলো না করে তাই এটা তো শেয়ার হোল্ডারদের সাথে ধোঁকা হয়ে যেতে পারে। পাঠাওনি কেন ভাই, ফিস দিয়েছে টাকা দিয়েছে তুমি কেন পাঠাওনি, তো কারণ তারপরে তো তারা শেয়ারে পয়সা লাগিয়েছে, তোমার বিজনেসে টাকা দিয়েছে, লোন দিয়েছে কেউ, তো ডকুমেন্টস চাইছে তোমাকে দিতে হবে, তো ও হয়নি পারিনি বললে হবে না, ठीक है। ये सब फाइन का अमाउंट बहुत वाइटल होता है, एग्जाम में भी लिखना पड़ता है, गलत अमाउंट लिखोगे तो नंबर भी घाट लेगा, किस केस में क्या फाइन है यू हैव टू नो दिस, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है लिखने के टाइम पे। तो सेक्शन 399 इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बट एसेंशियल टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है चलो, अभी बस पॉइंट था बोल दिया, कनेक्शन में था, ठीक है।
अच्छा, इनंसिएशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाउ इनंसिएशन माने कंस्ट्रक्टिव नोटिस को थोड़ा सा इलाबोरेट करके समझना है, इसको इनंसिएशन भी बोलता है। इनंसिएशन गजब इंग्लिश होता है भाई। चलो, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज बेस्ड ऑन रूल लेड डाउन बाय अर्नेस्ट वर्सेस निकोल्स। अर्नेस्ट वर्सेस निकोल्स का केस है। सर केस लॉ याद रखना पड़ता है? आंसर इज यस। एग्जाम में आंसर लिखने के टाइम पे जब क्वेश्चन में आपको केस स्टडीज या केस लॉ अगर आप मेंशन करते हो तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। It was held for the first time that any person who is dealing with the company, first time that any person who is dealing with the company is deemed to be the familiar with the content of all the public documents of the company. The memorandum and the article of association of every company are registered with the register of companies. कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट्स किसके पास है? आरओसी के पास है ना। अभी आपको मैं आरओसी का मैप दिखाया ना, कहाँ चला गया? अभी दिखाया था। ओ ये देखो, अब यहाँ पर क्लिक करो, कोलकाता में क्या लिखा है? आरओसी कोलकाता, SHAK सेठी इसका आरओसी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिया, कॉल मत कर देना। निजाम पैलेस, सेकंड MSO बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर, HC बोस रोड, कोलकाता 7,20,000, ठीक है। जहां आपका बिजनेस है। अहमदाबाद में कहाँ है? ये देखो, आरओसी भवन ऑपोजिट रूपल पार्क सोसाइटी बिहाइंड अंकुर बास स्टॉप, नारायणपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। हमेशा दिखाता हूँ, तमिलनाडु में 2 है, एक चेन्नई में है, ये देखो, ठीक है। एक चेन्नई में है और एक कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर भी तमिलनाडु का ही होता है। और महाराष्ट्र में 2 है, वन इज इन मुंबई, अनदर इज इन, हाँ, बाकी हर स्टेट में आपको एक करके ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब कहता क्या है सर? बस सिंपल है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो आरओसी के पास है, तो ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड इज ए पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस में कोई भी जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। Hence, the memorandum and article association becomes public document. It is therefore the duty of person dealing with the company to inspect its public document and make sure that his contract is in conformity with their provisions. यानी तुम बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, डील करोगे, तो विद देयर MOA AOA कन्फर्मिटी होना चाहिए। कन्फर्मिटी माने एकदम सेम लाइन पे होना चाहिए कि भाई वो जो बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ मैच कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने लिख के कुछ रखा, मुंह में कुछ और बोल रहे हो, और जब बाद में मैंने आपके साथ डील कर लिया, ठीक है, फिर बात बन नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? As observed by Lord Hatherley, whether a person actually reads them or not. लॉर्ड हैथरली माने बेसिकली वो उस जमाने का लॉयर था, जज था। उन्होंने बोला, लॉर्ड हैथरली ने, whether a person actually reads them or not, he is to be in the same position as if he had read them. तुमने पढ़ा या ना पढ़ा, फिर भी मान लेंगे कि तुमने पढ़ लिया। जो बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका इंपैक्ट क्या होता है? Sir, every person dealing with company shall be presumed to know the content of the document and understood them in their true perspective. ना कि सिर्फ पढ़े हो बल्कि समझे भी हो। Absence of notice of MOA and AOA cannot be excused to claim relief for outsiders. Absence of notice of MOA and MOA cannot be an excuse to claim relief for outsider. मैंने मानो किसी कंपनी ने तुमको MOA AOA दिया नहीं, या फिर MOA AOA के नोटिस के बारे में भी कुछ बोला नहीं, तो ये आउटसाइडर को कोई रिलीफ नहीं दे सकता कि भाई हमको तो मिला नहीं। तो मिला नहीं है तो फिर तुम क्यों आगे डील की? Even if the party dealing with the company does not have actual notice of the content of this document, it is presumed that he has been implied notice of them. अगर नहीं है फिर भी तुमने कंपनी से डील कर लिया तो मान लिया जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव, कि तुमने मिला है तुमको। ओरिजिनल में तुमको नहीं मिला है पर मान लेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसी चीज को कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल पढ़ो, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि रियल में होता क्या है सर। वन ऑफ द आर्टिकल of a modern furniture limited, modern furniture एक कंपनी का नाम, provide that a check below ₹1 lakh may be signed by single director. कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर होता है। One of the article of modern furniture limited provides that a check below ₹1 lakh may be signed by single director, but if above 1 lakh check shall be signed by at least 2 directors. अगर 1 लाख के नीचे हो तो एक डायरेक्टर के साइन से चेक को पास किया जा सकता है। बट अगर कंपनी में 1 लाख से ज्यादा का चेक कंपनी को इशू करना पड़ता है ड्यू टू एनी रीजन, बिजनेस पर्पस में, ये जो बोल चीज,
দুজন ডিরেক্টর, আচ্ছা মানে তুই এটা বলিস এটাকে তুই নিজের মতো করে একটা সাইন অফ কিছু বলেছিস, ঠিক আছে। अगर 1 लाख से ज्यादा का चेक इशू होगा कंपनी की तरफ से तो 2 डायरेक्टर का साइन चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर इंस्ट्रक्शन इश्यूड टू बैंक विथ विच एमएफएल हैव अकाउंट, एमएफएल माने मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड, ठीक है शॉर्ट में। तो सेम इंस्ट्रक्शन बैंक को भी बोला गया है, बैंक को भी दिया गया है कि भाई अगर 1 लाख के नीचे होगा तो एक डायरेक्टर साइन कर सकता है, 1 लाख के ऊपर जाएगा तो 2 डायरेक्टर का साइन जरूरी। As well as Messrs. Sangwan Woodworks, a vendor accepts a check of 2.20 lakh signed by only single director. Considering doctrine of constructive notice, that Messrs. Sangwan Woodworks has no right to claim when check will be returned without payment by bank. बैंक को ऑलरेडी पता था कि मॉडर्न फर्नीचर का अगर 1 लाख से ज्यादा का मैटर है तो उसमें 2 डायरेक्टर का साइन चाहिए। लेकिन जब चेक इशू किया गया मेसर सांगवान वुडवर्क्स, कौन इशू किया? मॉडर्न फर्नीचर, क्योंकि पेमेंट करना था सांगवान को। अब सांगवान को जब चेक मिला तो उसमें एक डायरेक्टर का साइन करके मिला, क्योंकि अमाउंट 2.20 है जो कि मोर देन 1 है ना। बैंक के কেন টাকা দেবে? মডার্ন ফার্নিচার লিমিটেড পেমেন্ট করছে সাংওয়ান উডওয়ার্ককে, তো পেমেন্ট করার জন্য আমরা কাউকে চেক দিই না। ধর তোর থেকে আমি টাকা পাবো, তুই আমাকে চেক দিতে পারিস তো? যদি আমি চেক অ্যাকসেপ্ট করি তো তুই আমাকে চেক দিয়ে বলতে পারিস স্যার আমি আমাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চেক দিচ্ছি, আপনি টাকাটা কেটে নেবেন, আমি 2 দিন পর আমি ব্যাংকে চেক ফেলে দেবো, নাকি না? মানে তুই আমাকে চেক ইস্যু করে দিলি, ব্যাংকে টাকা ফেলে দিলি, তোর চেকটা আমার কাছে রিডিম হয়ে চলে আসবে, মানে চেক আমাকে কিছু করতে হবে না, তোর ব্যাংক আমার ব্যাংকে টাকা পাঠিয়ে দেবে। এখানে কি হচ্ছে, মডার্ন ফার্নিচার লিমিটেড 1,02,20,000 টাকা চেক দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে? সাংওয়ান উডওয়ার্কসকে। যেখানে मॉडर्न फर्नीचर ব্যাপারে ব্যাংকে কি বলা আছে, सॉरी हिंदी बोलना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम नहीं समझेगा सर। तो मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड सांगवान वुडवर्क को क्या दिया सर? 2,20,000 का चेक दिया, जो कि 1 लाख से ज्यादा है ना। अब 2,20,000 का चेक 1 लाख से ज्यादा है, जिसमें 2 डायरेक्टर का साइन चाहिए, ये बैंक को पता है सर। तो नो डाउट बैंक क्या करेगा, चेक को बाउंस कर देगा, क्योंकि रूल के मुताबिक नहीं है, जैसा इंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से बैंक के साथ है। क्योंकि क्योंकि जब बैंक ने सांगवान मॉडर्न फर्नीचर का अकाउंट लिया था, तो क्योंकि कंपनी अकाउंट बनाने के टाइम पे ना बैंक को भी कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है, उसका एमओए एओए बैंक के पास भी होता है, ठीक है। तो और ये बात कंपनी ने भी बैंक को बोल के रखा है। लेकिन यहाँ पर एक चेक हुआ है, एक साइन हुआ है, तो ऑटोमेटिक बात है कि बैंक चेक को पास नहीं करेगा। क्यों नहीं क्लेम कर पाएगा? क्योंकि सांगवान यही बात कर रहा है कि क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रॉब्लम आ जाता है कि सांगवान, अब यहाँ पर सांगवान जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, मिस्टर सांगवान वुडवर्क्स जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, उसको चेक एक्सेप्ट करने से पहले पता होना चाहिए था कि इसमें एक साइन है लेकिन इसमें 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, या तो उसने पढ़ा नहीं या तो फिर उसने ओमिट कर गया, मैंने इग्नोर कर गया। माने तुम कंपनी के साथ डील करने से पहले कंपनी का सारा टर्म्स कंडीशन पढ़ लो, फिर बाद में चेक अगर तुमको मिलता नहीं है तो ये तुम बाद में क्लेम नहीं कर सकते एज पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये लोचा हो गया ना, लोचा हो गया ना, लोचा ये उल्पत हो गया यार, बोलो। हाँ एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अब ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। हाँ बोलो सर। হ্যাঁ ঠকিয়ে নিতে পারে তো, এইটার জন্যই তো কনস্ট্রাকটিভ নোটিসকে এখন আর ফলো করা হয় না, সেই জন্য এখন ইনডোর ম্যানেজমেন্ট চলে এসেছে। हाँ फॉलो करा है ना, इन द सेंस देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक रूल है, जरूरत पड़ने से कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो किया जा सकता है। बट अगर कभी लॉ देखता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बहाना मार के कंपनी पब्लिक के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लॉ क्या करेगा, ये बीच का जो पर्दा है ना, ये पर्दा को उठा देगा, ठीक है। जहां पर भी उसको लगेगा कि भाई नहीं नहीं ठीक है कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट्स ओके, कंपनी के साथ डील करने से पहले आपको जानना चाहिए, इट्स ओके चलो मान लिया। लेकिन अगर आपका मतलब आपका इंटेंशन गलत है कंपनी का, तो फिर कंपनी को भी छोड़ेंगे नहीं सर, दोनों पहलू से देखा जाएगा, वो जमाना नहीं है। अब इसी तरह से देखो लॉ एक दिन में नहीं बनता है, लॉ बनने में टाइम लगता है, सोसाइटी को डेवलपमेंट में भी टाइम लगता है, समय के साथ साथ बहुत सारा चीजें बदलते हैं, जैसे नॉर्मल समाज में भी चीजें बदला है, नहीं बदला? हाँ
कंट्रोवर्सी कर देने से फिर आप लोगों को खराब लग जाएगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, है ना। जैसे हमारे मेडिवल पीरियड में, ठीक है, मेडिवल पीरियड में हम लोगों के समाज में जैसे लड़की लोगों के साथ कुछ खराब एक नियम बना दिया था, सती प्रथा, ठीक है। वह हस्बैंड मर जाए तो ब्राह्मण कुछ ठगी ब्राह्मण जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी अपने आप को ब्राह्मण का चामचा मान के बोला कि भाई हस्बैंड मर जाएगा, तुम भी जल्दी चिता में जल जाओ। भाई ये कॉन्सेप्ट एक अलग कारण से था। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या था कि मानो कि किसी का हस्बैंड मर जाने से एक बीच में एक टाइम पीरियड था हमारे देश में कि जब किसी को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता ना, तो दरिंदा लोग उसको प्रॉब्लम करता था। तो एक लड़की अपना इज्जत किसी और के को देने से पहले चिता में जल जाना पसंद करता था, पवित्र होना पसंद करता। तो ब्राह्मण लोग बोला बाद में, जब समाज ठीक हो गया, सुधर गया, सुधरता समाज में भी बोला कि यही रूल चले आ रहे हैं या फॉलो करना है। अरे भाई, जो बात 1500 में चल रहा था वो बात 1700 में नहीं चलता है, लेकिन तुम उसको एक ब्राह्मण का नियम का टैग लगा दिया। मजाक चल रहा है क्या? बात समझा करो। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम था, नहीं, वो था, क्योंकि प्रॉब्लम था। बाहरी लोग अटैक कराता था ना, तो वो लड़की सेफ नहीं फील करता था, तो वो बोलता था कि भाई किसी के और के हाथ में जाके अपना इज्जत को गंवाने से अच्छा है कि अपने हस्बैंड की चिता में जल के मर जाए। समझ में आ रहा है सर बात? ये बहुत बड़ा बात था। आप लोग शायद महारानी पद्मावती के बारे में सुने हो, है ना। तो महारानी पद्मावती, अगर आप कभी राजस्थान जाते हो, कभी घूमने गए हो कभी किसी ने? हाँ सर, राजस्थान कभी जाओगे तो जरूर आप लोग चित्तौड़गढ़ का किला विजिट करके आना, जहां पर वो लोग ये करता था, जौहर करता था। जौहर माने जब ऐसे कोई हार जाता था ना, सपोज मानो कि मुगल ने अटैक किया, ठीक है, इंडिया में, तो महाराणा प्रताप का सेना को पूरा खत्म कर दिया, राजा लोग भी बंदी हो गया। अब राजा लोग बंदी होने के बाद ना, सबसे पहले ना ये लोग क्या करता था, औरत को अटैक करता। अटैक इन द सेंस मारता नहीं था, आप लोगों को पता है क्या हो सकता है, और इसको मैं मुंह में लाऊं नहीं। लेकिन ये औरत लोग क्या करता था, अब उनके साथ थोड़ी ना लड़ पाएगा, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि जब उनको खबर मिल जाता था कि साका माने जो इनका सेना लोग है, जब लड़ते लड़ते प्राण दे दिया, ये खबर इनको मिल जाता था, खबर मिलते ही ये लोग आग में कूद जाता था, सभी लड़की लोग, बच्चा समेत, जलती आग में। और ये चीज उस मूवी में भी दिखाया गया, और ये सच्चा, ये ट्रू इवेंट्स ऐसा होता था। इसी चीज को सती बोलते हैं। सती क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं करता था, वो अपना जीवन को नष्ट करने में ज्यादा बिलीव रखता था कंपेयर टू किसी और के साथ एडजस्ट करके जिंदगी रखना। इसीलिए तो वो एक, मतलब ये महान काम है सर, ये कोई छोटा मोटा, ये बहुत बड़ा त्याग है सर। दरिंदों से गुंडों के हाथ क्या कोई मतलब नहीं होता है ना। इससे अच्छा है चलो जल जाओ, वो जगह आज भी है। लेकिन अब मानो कि कोई बोलेगा यही चीज को अगर जिंदगी भर का लॉ बना के रख देगा कि हमारे ऐसे ही होते हैं हिंदुओं में, क्या मतलब है? तो समय के साथ चीजों को बदलना पड़ा ना, तो दैट्स द थिंग। तो मैं एक सामाजिक मैटर में बोला, जैसे हमारे यहाँ पर राममोहन रॉय इस चीज के बारे में कितना लड़ाई की। राममोहन रॉय, ठीक है, समाज संस्कारक माना जाता था, कितना लड़ाई किया। फिर बाद में ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, है ना, विडो मैरिज, हाँ एग्जैक्टली। विडो मैरिज में क्या किया था ना, वो बच्चे बच्ची, बच्ची का एक छोटा बच्ची का शादी हो जाता था 70-75 के बूढ़ा के साथ। अब बूढ़ा तो 5 साल में मरने वाला है, अब ये 5 साल का बच्ची का एज 10 साल होगा। अब 10 साल के बाद ये जिंदगी भर उसको शादी का मतलब ही नहीं पता, अभी अपना पूरा जिंदगी विडो होके बिताएगा। ऐसा प्रॉब्लम था समाज में। तो विद्यासागर ने सबसे पहले एक विडो के साथ अपना बेटे का ही शादी करवाया। आगे बोलिए से। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया था, तू इतना डिटेल्स बोल रहे है मतलब। वेरी गुड सर, इतना सारा पता है सर, मेरे से भी ज्यादा। थैंक यू। नहीं, मेरे को जस्ट फैक्ट पता है, मेरे को रिसर्च नहीं है सर, आई जस्ट। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। जस्ट ये मैं आप लोगों को क्यों समझाने का कोशिश कर रहा था, मेरे को ये सब देखो, मैं जस्ट आपको बोल रहा था कि लॉ में टाइम के साथ साथ कैसे चेंजेस आना पड़ता है, इस बात को मैं समझाने का कोशिश किया। क्यों बोले, देखो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो ना, है ना, दैट्स द पॉइंट। अब कंपनीज एक्ट में भी प्रॉब्लम था, अब वो सब प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या हो रहा है, शॉर्ट आउट हो रहा है। तो अच्छा, आप लोग बहुत खबर रखते हो, थैंक यू सर। नहीं सीरियस होना चाहिए। मैं इस सब चीजों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब
सच में ये सब चीजों के बारे में जानना चाहिए, किस तरह से समाज डेवलप हुआ है, आज कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सब नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। वेरी क्यूरियस। ठीक है सवाल देखो। अच्छा, क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इस चीज का भर भर का क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एन अनरियल डॉक्ट्रिन। इट्स अनरियल डॉक्ट्रिन। पीपल नो ए कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर्स। एक कंपनी को हम लोग कंपनी के नाम से क्या, ऑफिसर्स के थ्रू से जानेंगे कि भाई ये बंदा इस कंपनी का ऑफिसर्स है, एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स। हम थोड़ी ना किसी कंपनी को उसके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से जान सकते हैं। कंपनी को जानेंगे उसके डायरेक्टर के थ्रू से, उसके ऑफिसर्स के थ्रू से। सो सिंस इट डज नॉट टेक नोटिस द रियलिटीज ऑफ बिजनेस लाइफ, हेंस कॉज इनकन्वीनियंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो सवाल एक्चुअली आप लोग कर रहे थे मुझे, तो illustrated where the director or other officer of the company were empowered under articles to exercise certain powers subject only to certain prior approvals or sanction of shareholders. It is difficult for an outsider to ascertain whether necessary sanctions and approvals have been obtained before a certain officer exercises power or not. अरे कंपनी अंदर में किसके पावर लिया, किसका पावर नहीं लिया, ये बाहर वाले को कैसे पता चले। एक में डायरेक्टर का पावर चाहिए, दो का चाहिए, एक का चाहिए, ये बंदा इतना कैसे पता करेगा। इसके बारे में केस बना था, कोतला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामामूर्ति, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1934, मद्रास का रिपोर्ट है। ठीक है, चाहो तो गूगल करके थोड़ा डिटेल्स मिल सकता है। अब सारा चीज आप लोग पागल हो जाओगे इतना रिपोर्ट, बट हाँ अगर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो इट्स नॉट अ बैड थिंग। रिसर्चर ऐसे ही बनते हैं, नॉलेजेबल पर्सन ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, therefore to mitigate such situations, those dealings with company can assume that if the director or other officers are entering into those transactions, they would have obtained the necessary sanctions. This is known as doctrine of indoor management. अब इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को तर्कवंड रूल या तुर्कवंड रूल भी कहा जाता है। तर्कवंड रूल और तुर्कवंड रूल। ये तुर्कवंड कौन है, एक बंदा है, ठीक है, एक इंसान का नाम है जिसके साथ एक केस घटा था। क्या घटा था मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। The Europe Committee Act 1972 has abrogated this doctrine through effect of its Section 9. Even in India, also the Calcutta High Court. Calcutta High Court क्यों? क्योंकि उस जमाने में कैलकाटा हाई कोर्ट एक्चुअली ब्रिटिश लोगों का मेन कोर्ट होता था पूरा ऑल ओवर इंडिया में। एनफोर्स सिक्योरिटी व्हिच वाज नॉट साइंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज आर्टिकल। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैसे काम करता है, इसका एसेंस क्या है और इसका एनंसिएशन। तो मैं बहुत देर से ऑनलाइन वाले को ना पूछा, नहीं तो ये लोग ना बोलेगा कि आज हम लोग ऑफलाइन नहीं आए तो सर हम लोगों को भूल गए। बोलो सर, आज बहुत लोगों का नेट इशू हुआ है। ये देखो आज लोगों का बहुत इशू है वेदर के कारण। मानसी तो शायद निकल ही गया, नहीं मानसी है। मानसी, कोनिका, नील, प्रिया, रवि, शिल्पा, सनोन, बोलो सर समझ में आ रहा है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जो केस बना था, द पीपल हु आर डीलिंग विद कंपनी आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स और रिक्वायरमेंट हैज बीन ड्यूली मेट। जो कंपनी के साथ डील करेगा वही मान के डील करेगा कि इंटरनल मैटर जो भी है वो कंपनी ऑलरेडी जो भी जरूरत है कंपनी ने करके रखा। ठीक है, मेरे को अलग से कर देखने का जरूरत नहीं। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाज फर्स्ट लेट डाउन इन केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवंड। रॉयल ब्रिटिश बैंक एक बैंक था उस समय, ठीक है। ये बड़ा केस, ये तो बहुत फेमस केस है, आप गूगल करने से दिखा देगा। इसमें घटा क्या था, घटना को समझो। द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी वेर ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, आर्टिकल माने ए ओ ए, the director of a company were authorized by the article to borrow on bonds such sums of money as should from time to time. Don't worry, समझा देता हूँ. By a resolution of the company in general meeting, be authorized to be borrowed. The directors gave a bond to Tarkowand without the authority of any such resolutions. The question arose whether the company was liable on the bond. Held the company was liable on the bond as Tarkowand was entitled to assume that the resolution of the company in general meeting has been passed. सर क्या मतलब निकला, सब तो सर के ऊपर से चला। डोंट वरी, कंपनी ना बॉन्ड के थ्रू से पैसा लेता है। क्या लेता है सर, आज भी चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या होता है, जब कंपनी को किसी तरह का लोन या पैसा का जरूरत होता है तो कंपनी ना बॉन्ड या डिवेंचर इशू करता है। आप लोग थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी में इस बात को सुने भी होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ।
एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, अब आपको बॉन्ड मार्केट नहीं समझाऊँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनल में क्या सच में बॉन्ड मिलता है। द आंसर इज यस। हम लोग चाहे तो बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं, जैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलरली बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आज के जमाने का है, जैसे कितना सारा कंपनीज है, ये एनएससी बॉन्ड दिखा रहा हूँ मैं, एनएससी के साइट से अलग अलग कंपनी, जैसे मानो कोई सरकारी कंपनी का नाम लो, ये है आरईसी एलटीडी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, आईआईएचएफएल, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। ये क्या किया देखो, फेस वैल्यू है 1000 टका, लास्ट ट्रेडेड प्राइस किसी का है ज्यादा किसी का है कम, और कूपन रेट है 9.60। कूपन रेट बने इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कंपनी जो है ना, सपोज आप कंपनी में पैसा दे रहे हो, आप कंपनी को पैसा दोगे, आप इसका बॉन्ड परचेज करोगे, तो आप बॉन्ड परचेज करोगे तो इसका मतलब है कि इस कंपनी ने, ये जो भी कंपनी मैंने गोला किया, ये सभी कंपनीज ने क्या किया, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना, ये इनके कारण, एनटीपीसी, किसी का माने पीसी, पीसी नहीं है, एनटीपीसी, नॉट ममता पीसी है। ठीक है, दिस इज एनटीपीसी, ठीक है। अब देखो, अब कोई लोग एन, एन को एन बोलता है, ठीक है, एन, ठीक है, जो नॉन बंगाली होते हैं ना वो लोग एन नहीं बोलते, एन बोलते हैं, और हम लोग जो बंगाली होते हैं वो एन बोलते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है, ठीक है। एन टी पी सी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये क्या करता है, ये जो पूरा भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी, भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है ना, वो एसी के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर आसपास में कहाँ बनता है, कोलाघाट जानते हो आप लोग, हाँ, कोलाघाट कभी जाओगे रास्ते पे, कोलाघाट के आसपास में आपको एक, कोलाघाट स्टेशन क्रॉस करते ही एक साइड में आपको केटीपीपी दिखेगा, केटीपीपी, केटीपीपी मैंने कोलाघाट थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कोलाघाट थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में क्या चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है थ्रू कोल, थर्मल पावर है, ठीक है। तो वो काम चला रहा है, एनटीपीसी चला रहा है, ठीक है। अब सर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्यों दिया, जस्ट मानो कि उनको इतना बड़ा काम करना है, तो उनको पैसा चाहिए होता है बीच बीच में, तो जब भी उनको मनी का जरूरत होगा ना, फंड रेज करना होता है, इसको मैं थोड़ा सा भाषा यूज करूँ तो बोलूंगा फंड रेज। ऐसे ये पैसा पैसा बोलता हूँ बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है, ये जो टपोरी स्टाइल है तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, फंड रेजिंग, ठीक है। अब फंड रेज करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड इशू करेगा, कौन, एनटीपीसी करेगा, हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिलेगा। अब बैंक दे रहा है 7%, ये दे रहा है 9%, तो हमको 2% का फायदा हो सकता है, ठीक है। मिनिमम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका फंड का ग्रोथ होता है, तो इस कारण से इन्वेस्टर पैसा देते हैं। और ये क्यों इशू करते हैं, क्योंकि इनको शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। वो पैसा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के काम भी यूज करते हैं, उसके थ्रू से वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। और इनको ये इसमें पैसा लगाना अच्छा है कि पूरा, उसके लिए रेटिंग एजेंसीज है, और रेटिंग एजेंसीज यहाँ पे देखो रेट देके रखा है, जितना रेट हाई होगा उतना क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होगा, रेट हाई रहेगी, क्रेडिट वर्दीनेस बने, आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसका चांसेस कम है। इसके बारे में बताते हैं। अब मैं ये फाइनेंस के क्लास में, शेयर मार्केट के सुबह के क्लास में समझाता हूँ, फिलहाल जस्ट फॉर आइडिया एक बताया सर, ठीक है। अब ये बोलना चालू करूंगा तो लॉ बुरा मान जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना नहीं। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं बोलना चालू करता हूँ ना, रुक नहीं पाता, चाहे स्टोरी हो या पढ़ाई। पॉइंट है कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। सर, हाँ बोलो सर, बोलो। बोल रहे थे जो ये बीएससी है ना, ये भी तो स्टॉक लिस्टेड है, हाँ, तो उसका भी एमओए एओए होगा क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, हाँ हाँ होगा ना, ढूंढ के निकाल, मेरे को भी भेजना, ठीक है। बीएससी ठीक है। का भी हर कंपनी का होगा, चाहे कंपनी प्राइवेट हो चाहे कंपनी पब्लिक हो, कंपनी बनाना है तो एमओए बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो ये मेरे को रवि पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं रवि को बोल रहा हूँ कि बीएससी एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी भी, मैंने बेसिकली एक एक्सचेंज कंपनी भी है, और साथ में इसके अंदर में भी कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं। तो बीएससी एक धंधा भी करता है, उसके धंधा माने बिजनेस करता है, तो उसके लिए उसका खुद का भी आर्टिकल एंड एमओए मिलेगा आपको, आप चेक करो कि वो क्या करता है नहीं करता है। आपको किसी के बिजनेस के बारे में जानना है कि क्या करता है, क्या किस लिए आया है, अब उनका एमओए पढ़ लो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अभी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अब तुर्कवांड के साथ क्या खेल हुआ था, देखो मोए मोए हुआ था कि मोए मोए से वो बच गया था। देखो, द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी ने क्या किया, ऑथराइज किया आर्टिकल में टू बोरो ऑन बॉन्ड सच सम्स ऑफ मनी एज शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने ये ऑथोरिटी दिया आर्टिकल को कि टू बोरो ऑन बॉन्ड्स सच सम्स ऑफ मनी एज शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मैंने समय के साथ साथ जब भी जरूरत पड़ेगा कंपनी लोन इशू कर सकता है, बॉन्ड के थ्रू से मार्केट से पैसा ले सकता है।
by a resolution of the company in general meeting be authorized to be borrowed. The director gave a bond to Turquand without the authority of any such resolution. लेकिन resolution पास नहीं हुआ था. ये बोर्ड में एक डिस्कशन हुआ था कि डायरेक्टर को जब भी जरूरत होगा वो टाइम टू टाइम रेजोल्यूशन पास करा के कंपनी के तरफ से बॉन्ड इशू का परमिशन देगा. अब तुर्कवांड जो बेसिकली बॉन्ड कंपनी से लिया था, ये देखो, द डायरेक्टर गिव ए बॉन्ड तुर्कवांड को बॉन्ड दे दिया. मैंने क्या बॉन्ड में तुर्कवांड ने पैसा दिया, सिंपल बात है. जैसे मैं आपको दिखा रहा था ना, 1000 का बॉन्ड, 2000 का बॉन्ड, यानी कि बेसिकली एक बॉन्ड अगर 1000 का होगा तो 10 लोगे तो 1 लाख, है ना. 50 लोगे तो 50 × 1000 जितना होता है. आई यू अंडरस्टैंड आप? ठीक है, उसके बाद चीज तो लॉट में होता है नॉर्मल. नो क्वेश्चन इज कि अब तुर्कवांड को बॉन्ड इशू कर दिया बट कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था कंपनी के अंदर. अब क्वेश्चन अराउज वेदर द कंपनी वाज लायबल ऑन द बॉन्ड. लेकिन क्या ये डायरेक्टर पे करेगा कि कंपनी? बॉन्ड डायरेक्टर का खुद का थोड़ी है, बॉन्ड तो कंपनी का है. डायरेक्टर उसका एक ऑथराइज्ड पर्सन है जो बॉन्ड को इशू कर सकता है. इसका बातचीत हुआ था, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था. अब तुर्कवांड को बॉन्ड तो दे दिया, तुर्कवांड ने भी पैसा दे दिया. अब तुर्कवांड को कंपनी क्या देगा? टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करेगा और 2 साल या 3 साल जो भी टाइम पीरियड था उसके बाद पूरा पैसा इंटरेस्ट समेत वापस करेगा. ये मेन बात है. नाउ क्वेश्चन इज दैट हेयर द कंपनी वाज लायबल ऑन द बॉन्ड. लेकिन अगर देखा जाए, अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉलो होता, ध्यान से सुनना, अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉलो होता तो कंपनी बोलता कि भाई हमने तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, तुमने दिया, अब तुम समझो, हमारे तो रूल में नहीं है, टाटा बाय बाय. कौन बोलेगा? कंपनी. अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता तो कंपनी उस तरह से बोलता कि तुमने बॉन्ड खरीदने से पहले देखा क्यों नहीं, पढ़ा क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्स, हमारा तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं है. लेकिन इस बार बोलता है इंडोर मैनेजमेंट में, भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपने मर्जी के किसी के साथ भी मोई मोई कर दोगे, हम तुमको करने नहीं देंगे. ठीक है, वही बात कर रहे हैं. द कंपनी वाज लायबल ऑन द बॉन्ड एज तुर्कवांड वाज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग हैड बीन पास्ड. तुर्कवांड का ये अजम्पशंस में कोई गड़बड़ नहीं है. और तुर्कवांड बात बात में जाके डिटेक्टिव नहीं बन सकता. वो एक शेयर होल्डर बन रहा है, एक लोन होल्डर बन रहा है, वो डिटेक्टिव थोड़ी है. कौन सा ब्योमकेश बख्शी है ये? समझ में आ रहा है? या ईडी भी नहीं है. आज के डेट में कौन है? ईडी है ना. ब्योमकेश बख्शी जैसे कौन काम कर रहा है? ईडी छापा मार करता है, खोजबीन करता है, माथा खराब करके रखा है सबका. ठीक है, 2 नंबरी वाले का तो एकदम धक धक चल रहा है, क्या पता हमारे घर में ईडी ना आ जाए. 2 नंबरी वाले मेरे बिजनेसमैन का इतना डर नहीं है, डर जितना ज्यादा पॉलिटिशियंस का है. क्या पता कहाँ का पैसा कहाँ क्या खा के रखा है. जो भी हो, सुनो, तो Turquand was intended to assume that the resolution of the company general meeting has been passed. यही बात है कि उसका ये assumptions में कोई गलती नहीं है. तो rationale of doctrine of internal management, what happens internally in a company is not a matter of public knowledge. तुम्हारे घर के अंदर किस बात का झगड़ा होगा, पड़ोसी को क्या लेना देना उसके साथ? पड़ोसी तुम्हारे घर में जा रहे, जाकर क्या बोलेगा? माना कि मेरे घर में झगड़ा चल रहा है तो आवाज नहीं किया. अरे भाई तुम झगड़ा कर रहे हो, पड़ोसी को आवाज जाएगा, क्या मतलब है? ना भी जा सकते, हो सकता है तुम फैन को जोर में चला के झगड़ा कर रहे हो, तो घर में तो झगड़ा होता ही है. पड़ोसी को झगड़ा का खबर होगा, ठीक है, ये थोड़ी ना जरूरी है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इंटरनली इन अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज. तो एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम द इंटेंशंस ऑफ द कंपनी. तुमने बॉन्ड क्यों इशू करवाया? क्योंकि तुमको पैसा चाहिए था. तो जब तुमने पैसा के लिए बॉन्ड इशू किया पब्लिक को, तो फिर इंटरेस्ट भी भरो, बॉन्ड को रिडीम भी करो, जो तुम्हारा मेन इंटेंशन है. अब तुमने रेजोल्यूशन पास किया नहीं किया, है ना, तुमने तुम्हारे डायरेक्टर के साथ, तुम्हारे मेंबर के साथ झगड़ा किया नहीं किया, ये थोड़ी ना बॉन्ड जो खरीदने जा रहे हैं वो देखने जाएगा, है ना सर? एग्जैक्टली वही बात करना, समझ लो. ठीक है, तो but not know the information he or she is not privy to. If not for the doctrine माने law, the company could escape creditors by denying the authority of officials to act on its behalf. क्या यही बात है डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट. एक्सेप्शंस भी होता है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट का एक्सेप्शंस भी होता है सर. कब होता है? Relief on the ground of internal management cannot be claimed by an outsider dealing with the company in following circumstances. माने कभी कभी आउटसाइडर
इंडोर मैनेजमेंट के बिहाफ में आउटसाइडर को पावर आ जाता है ना, ताकि उसके साथ मोए मोए ना हो, है ना। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जब आउटसाइडर को भी पावर नहीं मिलता, जैसे कि knowledge of irregularity. In case the outsider has actual knowledge of irregularity within the company, the benefit under the rule of indoor management would no longer be available. मतलब तुमको पता है कि कंपनी में irregularities है, फिर भी तुम उसके साथ डील कर रहे हो, फिर जब तुम्हारे साथ मोए मोए हो जाता है, मोए मोए मैंने समझ रहे हैं ना सर, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब तुम क्लेम करते हो। सो इफ यू नो अबाउट द इरेगुलरिटी, फिर भी तुम क्यों डील किया? जैसे फिर से कंट्रोवर्सी, आप लोग वेस्ट बंगाल में शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम के बारे में तो सुने होंगे, है ना। यहाँ पर पब्लिक का पैसा भर भर के लिया गया था, पैसा डबल करने के लोभ दिखा के। ठीक है, डबल इन द सेंस, मानो कि आप आज 1 लाख जमा कर रहे हो, आपको बोल रहे कि 1 साल बाद 1,20,000 मिलेगा, 1,30,000 मिलेगा समथिंग। बैंक इतना नहीं दे पाता, बैंक में पैसा रखने से, 1 लाख रखने से कितना होता है 1 साल में? 7,000, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन ये लोग क्लेम कर रहा था 30,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा 1 लाख के बदले। ठीक है, और पब्लिक ने भी भर भर के पैसा दिया, और फिर मोई मोई हो। अच्छा, अब एक यहाँ पर बात है कि तुमको पता चल रहा है कि ये पैसा डुप्लीकेट वे में पॉलिटिकल पार्टी और कुछ चालू बिजनेसमैन अपने पर्पस पे खर्चा कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, ये रोज वैली और शारदा का पैसा किसके किसके पास गया। सर आपके पास प्रूफ है क्या? हाँ सर, कोर्ट ने बोला, तो मेरे को प्रूफ देने की जरूरत क्या है? ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया पॉलिटिकल पार्टी को गया है, स्पेशली किसको, टीएमसी को, और किसको, और सबसे, और इसको उसको ब्लैक से व्हाइट किस तरह से करवाया, ये आपका सिनेमा से। पश्चिम बंगाल का जो मूवी इंडस्ट्री है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है ना, ठीक है, वो क्या मेहता है, बड़ा फेमस प्रोड्यूसर श्रीकांत मेहता, फिर एक बालाजी फिल्म्स, जो पश्चिम बंगाल में जो मूवी चलाते हैं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को जो लोग चलाते हैं, उनके थ्रू से पैसा गया। अच्छा, ये सब पैसा क्या मूवी में लगाने वाला पैसा था? तुम कोई लेजिट सोर्स में पैसा लगाते, कोई सरकारी बॉन्ड में लगाते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देते, आरबीआई के बॉन्ड पे देते? नहीं, पैसा लगा दिया सिनेमा में। क्या कुछ बोला था आपने पैसा लेने से पहले कि मैं पैसा सिनेमा में लगाऊंगा? बोल के देते तो फिर भी मानते। अब मानो कि मैं निकला वैसा, मतलब ग्रीडी दिमाग वाला, मैं दिख रहा हूँ कि पैसा गलत सोर्स पे जा रहा है, फिर भी मैं पैसा लगा रहा हूँ, और फिर जब मोई मोई हो जाता है, फिर मैं क्लेम करने भागता हूँ कि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है। अरे भाई, इससे पहले 5 लोगों का धोखा हुआ है, 10 लोगों का धोखा हुआ है, टीवी में छापा है, पेपर में आया है, न्यूज एजेंसी ने बोला है, फिर भी आप पैसा देने भाग रहे हो। उस पैसे से रोज वैली का होटल बना है, मंदारमनी में जाओ, अभी भी शायद दिख जाए। नहीं, अभी तोड़ दिया शायद, सुना मैं जैसे, तोड़ दिया शायद, कोर्ट का ऑर्डर के बाद तोड़ दिया, तोड़ दिया या बेच दिया, ऐसा कुछ है। कभी गए हो मंदारमनी? हाँ, अगर कभी जाओगे तो रोज वैली कहाँ था शायद दिख जाएगा। मैं तो 2-3 बार देखा हूँ। रोज वैली का बहुत बड़ा होटल, ऐसा स्टेडियम जैसा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मेरे को पता है, फिर भी मैं पैसा लगा रहा हूँ, मुझे पता है तेरे से इरेगुलरिटी। जैसे मिठुन चक्रवर्ती ने ये रोज वैली, शारदा, ये सब कंपनीज का प्रमोशन किया था। ठीक है, तो ऐसे मिठुन चक्रवर्ती ना इलीगल काम करना पसंद नहीं करता है, लेकिन उसका नाम आया था कैम में तो सब जैसे ही आया, ईडी ने पकड़ा, तो मिठुन चक्रवर्ती, जानते हो ना मिठुन चक्रवर्ती को तो मिठुन चक्रवर्ती बोला कि यस, मैंने इसका प्रमोशन किया था एज ए सेलिब्रिटी, तो मैंने उसके लिए 5 करोड़ या 7 करोड़ उसने लिया था, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर। तो उसने सारा पैसा वापस कर दिया था, जितना पैसा उसने लिया था कि ब्रांड एम्बेसडर में इस चीज का किया। और बेसिकली उसने ये वापस क्यों किया, क्योंकि वो बेसिकली क्लीन चिट पाना चाहता था, कि मेरे उसको लगा था कि क्योंकि देश का, स्टेट का गवर्नमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो शायद सही होगा। लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा स्कैम छुपा हुआ है, ये बात का नॉलेज शायद उसको नहीं था, या फिर होके भी शायद वो कर दिया था, जो भी हो। लेकिन बाद में सुधारा अपने आप को, और उसके लिए विथ पेनल्टी उसने पैसा वापस किया। कम से कम वो अपने तरफ से जो भी करना था वो किया। बाकी बहुत सारे और भी लोग थे, कुछ लोग जेल में हैं, है ना, जेल में है कि नहीं? नेग्लिजेंस, if with a minimum of effort, the irregularities within a company could be discovered,
The benefit of the rule of interest management would not apply. The protection of the rule is also not available where the circumstances surrounding contract are so suspicious as to invite inquiry and the outsider dealing with the company does not make proper. मार्केट में कोई भी कुछ भी करता है और उसके साथ मोह मोह हो जाता है और फिर वो कोर्ट में चला जाता है और फिर बोलता है मेरा क्लेम दो। तुम इतना बुद्धू हो। मेरा स्टूडेंट था, पुराना स्टूडेंट, 2016-17 के आसपास का बात है। ये कुछ रैकेट चलता था लेकटाउन वांगूर साइड में, शायद आप लोग सुना होगा, मेरा बात सुनो तो समझ में आ जाएगा। ऐसे यूथ का ही एक रैकेट है। यूथ रैकेट माने थोड़ा सीनियर यूथ, लाइक लेट 20s, माने 28, 30, 32, 35 ऐसा एज का। और ये लोग लूटता था ऐसे आप लोग जैसे 20, 22, 25 के लोगों। कैसे लूटमार चलता था मैं आपको बताता हूँ, अभी भी शायद चलता है बट मैं आजकल ये सब खबर नहीं रखता। कैसे करता है, मानो वो बोलता है कि भाई मेरे पास बिजनेस है, तुम एक काम करो, तुम इस एक प्रोडक्ट चेन, ठीक है, उसमें बोलेगा कि भाई तुमको ना एक लैपटॉप मिलेगा, तुमको बैग मिलेगा, फैंसी ब्लेजर मिलेगा, तुम इसमें 5,000 टका लगा के ज्वाइन करो, ठीक है। फिर जैसे तुमने 5,000 दिया, फिर तुमको बोलेगा इसमें बहुत पैसा है, देख मैंने भी कार वगैरह ले लिया, ठीक है। और उसी तरह से जैसे जो अराउंड मेरे जैसा होगा, ठीक है, थोड़ा फैंसी स्टाइल में, ऐसे बुड्ढा स्टाइल में नहीं है, ठीक है, फैंसी स्टाइल समझ रहे हो ना, एकदम फिट फाट रहेगा, गाड़ी उड़ी दिखाएगा, ठीक है, और तुमको एकदम बोलेगा तेरे को घर से पिक करेंगे, घर तक छोड़ देंगे, 2 साल में तू पैसा वाला बन, 2 साल क्या 1 साल में बन जाएगा। करना क्या है, मैं 5,000 दूंगा, मेरे को कुछ प्रोडक्ट तुम दोगे, शायद 1,000, 2,000 का, 3,000, ठीक है, फिर तुमको इस तरह का एक, ये बेसिकली स्कैम है, ठीक है। नहीं सुनो, बात सुनो, समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, स्कैम कर रहा है, कुछ नहीं है इसमें, वो बस ऐसे के लिए एक फैंसी स्कैम है ये। अब तुम 5,000, मानो कि तुमको ना 5,000 तुमने दिया ना, अब तुमको बोला था कि तुमको रिटर्न मिलेगा, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, फिर तुमको बोलेगा भाई रिटर्न मिलना बहुत आसान है, अपने ही दोस्त को फंसा दे। फंसा ले मैंने क्या, लेग बना, ठीक है। जैसे मान की ये मेरा फ्रेंड, मैं इसको जाके बोला भाई ज्वाइन करेगा, तो मैं 5,000 के टॉप में मैं इसको 10,000 का बोलूंगा या 7,000 का बोलूंगा। हाँ, देखा, और कुछ बोलने जरूरत है, ठीक है। अब देखो क्या चल रहा है, पूरा खेल मोए मोए हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने लोगों को जो लूटा गया, अब इमेजिन भी नहीं कर सकते या क्या। हाँ? ये सब दिखाने के लिए कुछ नहीं मिलता है किसी, कुछ लोग ये एक, अच्छा किस बात का गाड़ी वाड़ी, क्या किया तुमने, क्या क्या लिया, क्या प्रोडक्ट में है क्या, तुमको कपड़ा लेना है, तुमको शॉपिंग मॉल में नहीं मिलता है, या तुम्हारे लोकल मार्केट में नहीं मिलता है, क्या करता है, कुछ नहीं है। एक बेसलेस एक काम है, चेन मार्केटिंग का, वो भी कुछ, ठीक है। चेन मार्केटिंग अच्छा भी होता है, एमओए भी एक चेन मार्केटिंग है, बट उसमें सही प्रोडक्ट के साथ चेन मार्केटिंग हो रहा है। बट ये चेन मार्केटिंग के नाम पे यूथ के साथ धोखा है, कुछ नहीं है। बड़े बाप का कुछ लोग, ठीक है, इवन अपना गाड़ी भी नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। एलविस यादव क्या कर रहा है, एलविस यादव यूट्यूबर, इवन क्या कहाँ बिग बॉस पे भी गया था, जितना गाड़ी दिखा यूट्यूब में सब गाड़ी फेक है उसका, एक भी गाड़ी उसका नहीं है। अब क्या नाम बताए, एलविस यादव को तो आप लोग शायद जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो खोज करो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में पूरा, अभी जेल में है, अगर प्रमाण हो जाएगा, कोर्ट केस चल रहा है। हायर करते हैं वो लोग गाड़ी, हाँ बोलो। वो लोग गाड़ी हायर करते हैं यूट्यूबर लोग। गाड़ी हायर करता है, लेकिन दूसरे को क्या बोलता है कि मैं गाड़ी हायर किया, वही बोलेगा कि मैं गाड़ी खरीदा, मैंने इतना कमाया इस चीज से, पूरा मोह मोह कर रहा है। अब इस, और सांप का बीज बेचा है नशा के लिए, हाँ, स्नेक का वेनम, ठीक है, स्नेक का वेनम नशा का चीज होता है। स्नेक वेनम बेचना एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान का जान का खतरा हो सकता है। नोएडा में एक पार्टी में प्रूव हो जाएगा ना, 20 ईयर्स का जेल होगा एल्विस को, देखते रहो बस। ये यूट्यूब के थ्रू से यूथ को लूटना ना सब निकल जाएगा हिकड़ी। हाँ, और यूथ भी मैं समझ नहीं पाता क्या ये, तुमको क्या फैशन करना है करो ना, ये दूसरे के चक्कर में आगे कर, और इतना जल्दी पैसा नहीं बनता है, और पैसे के पीछे हमेशा कुछ बेस होता है, अगर बेस नहीं है मतलब पैसा नहीं है, वो स्कैम है।
मेरे को एक स्टूडेंट है, सर बहुत पैसे आप भी करिए, बोले कान के नीचे लगाऊंगा माँ को, मैं उसको बोला था गार्जियन को लेके मैं बोलूंगा, बोले नहीं सर आपके पास पढ़ना ही छोड़ दूंगा, मेरी छोड़ दे। यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर का रैकेट चलता था केशवपुर के VIP के पास, कुछ नहीं है, मान के तू ज्वाइन किया, कुछ दिन बाद टीचर वगैरह सब गायब, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स है, फिर तू फीस वापस मांगेगा कि सर कोर्स तो नहीं चल रहा है, जैसे फीस मांगेगा फिर बोलेगा फीस तो नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो दूसरे स्टूडेंट को ज्वाइन करवाओ, तेरा भी कमीशन रहेगा और उससे तेरे को तेरा रिफंड करेंगे। इस तरह से तुम अपना फीस को रिकवर करने के लिए कम से कम 5 अपने ही दोस्त को प्रॉब्लम में डालोगे, फिर उनके साथ तुम्हारा जो होगा वो तो बाद में होगा, ठीक है। अब इस चक्कर में पूरा एक रैकेट बाई रैकेट, रैकेट बाई रैकेट, पूरा दोस्तों का रैकेट खत्म हो जाता है। तो वेरी डेंजरस, माने बेसिकली आप समझ रहे नेग्लिजेंस। अब ये क्या हर मुद्दे के बारे में क्या गवर्नमेंट को जाएगा तुम्हारे बिहाफ में बात करने, ये तुमको पता है, थोड़ा तो इंक्वायरी करो, इसमें बड़ा बड़ा कंपनी बन जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बैठा है, कुछ करता ही नहीं है, सब लोगों को लूटता है। बात समझ में आ रहा है सर? बाद में बहुत सारे कंपनी इसको इस तरह से जो फ्रॉड करता है ना इस तरह का, बहुत सारे कंपनी को सेबी एकदम नोटिस के दे के पेपर में निकालता है। वो अलग बात है, आप लोग कभी पढ़ते नहीं हुए सब नोटिस कि क्या दिया सेबी ने, हम थोड़ा देखें। सेबी कौन है पता नहीं है लोगों को, सेबी होगा कोई, सेबी सेवा करता होगा, कौन है सेबी ना, सेबी सेवा करता होगा, किसका सेवा करता है पता नहीं। फॉर्जरी, देखो forgery. The rule does not apply where a person relies upon a document that turns out to be forged, since nothing can validate forgery. बस तुमने जिस डॉक्यूमेंट को देख के कंपनी के साथ डील किया वो एक फ्रॉड बने, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है। अब तुमने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में फंसा, तुम सरकार को भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के बारे में बोलोगे भी सरकार ये तो डुप्लीकेट था, मैं तो फंस गया। अब सरकार इसमें कुछ नहीं कर, तुम्हारे साथ मोह मोह हुआ है, तुम समझो भाई क्यों। अब तुम बताओ ना, तुमको इतना नॉलेज नहीं है, इतना अक्ल नहीं है, सही गलत का पहचान नहीं है, क्या बड़ा हुआ है सर? सिर्फ इंसान हाइट में बड़ा होने से बड़ा नहीं होता है, दिमाग से बड़ा बनना पड़ता है, जरूरत पड़े तो हाइट छोटा ही रहने दो। कुछ समझे सर? ऐसा बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है ये मैं बड़ा हो गया, मैं तो 18 का हो गया, 20 का हो जाए, 28 का हो जाए, मर जा तू, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा हो जा, सोच के मर, दिमाग से मर। नहीं समझा बात मेरा? अरे अब सोचो ना, तुम्हारे साथ लूट मार चल रहा है, अब तुम नॉलेजेबल नहीं हो इसलिए तुम्हारे साथ लूट मार चल, तुम शिक्षित नहीं बने हो, जब पढ़ाया जा रहा था पढ़ने का मन नहीं था। लड़का लोग तब IPL का गेम चला रहा था, लड़की लोग तब फैशन करने निकला था। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, इस तरह का मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट कहने का मतलब है जब नॉलेज बांटा जा रहा था या पढ़ाने के लिए आपको घर वाले बोल रहे थे पढ़ने के लिए, तब तुम पढ़ने के बजाय क्या कर रहे थे? यूट्यूब में रील चला रहे थे, IPL में Dream11 में पैसा लगा रहे थे, या सच धज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। और देखना ज्यादातर केस में ऐसे लोग ही फंसता है, ग्रीडीनेस के चक्कर में। Why the question is in regard to very existence of an agency, ठीक है, माने उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं इसके बारे में भी सवाल उठ जाता है। Where a precondition is required to be fulfilled before company itself can exercise the particular power. In other words, the act done is not merely ultra virus the director of an officers, but ultra virus the company itself. ये सारे केसेस में क्या होता है कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सुविधा लेने नहीं दिया जाता, याद रहेगा। तो ये हो गया एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। समझ पाए ना सर लॉ कितना कॉम्प्लेक्स है? क्यों कॉम्प्लेक्स है? पब्लिक का ये सब बदमाशी के कारण। अगर हम लोग सीधा साधा होते ना तो लॉ भी सीधा साधा होता। हम लोग कॉम्प्लेक्स है, हमारा सोच कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है सर? हम किसी को भरोसा नहीं करते, और इसीलिए कभी कभी बोलते हैं ना राम राज्य, लोग इसको धार्मिक एंगल में ले लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट धार्मिक एंगल, राम राज्य में एक्चुअली ऑनेस्टी था, ठीक है, लोग एक दूसरे को विश्वास करता था, झूठ कम से कम बोला जाता था। तो ऐसा साम्राज्य, ऐसा राज्य एस्टेब्लिश करना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। मैं आज एक चीज देख रहा था, जापान का एक लॉ पढ़ रहा था, जापान का
तो देश का नहीं पढ़ पा रहे हम लोग, अब जापान का पढ़। जापान में एक ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल पढ़ रहा था जापान में। जापान में बच्चे लोगों को ना माँ बाप छोड़ने नहीं जाता है स्कूल में। 3-4 साल का बच्चा लोग, हमारे यहाँ पर क्या माँ बाप संग जाएगा ना, जापान में 3-4 साल के बच्चे लोगों को स्कूल जाने के लिए माँ बाप संग नहीं जाएगा। सर फिर वो रास्ता कैसे क्रॉस करेगा, इतना बड़ा बड़ा रोड वहां पर भी है। सर जब वो रोड क्रॉस करता है तो वहां पर एक सिस्टम बना हुआ है, रोड के ऊपर बच्चा खड़ा होगा, ऐसा एक जगह बना रोड के ऊपर। जैसे रोड है, रोड में कैसा सर्किल कर दिया, उसमें बच्चा खड़ा होता है। जैसे ही वो वहां पर खड़ा होता है ना, आसपास में जितना गाड़ी होता है ना, वो कम से कम 100 मीटर दूर खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा बच्चा क्रॉस करने वाला, वो ऐसे खड़ा होगा तो दूर से वो गाड़ी वाला देखेगा। अब ये रूल भी है, और साथ में इसमें एक धार्मिक, एक कॉम्पैशन मैटर है, करुणा, कि भाई बच्चा रोड क्रॉस करेगा, इस बात का लोगों के अंदर ना एक कॉम्पैशन है। ये कॉम्पैशन कहाँ सिखाया जाए भाई, कौन सा रूल लॉ बना के सिखाया जाए, ये तो इंसानियत है। अब वो 100 मीटर दूर में गाड़ी खड़ा रह जाएगा, बच्चा रास्ता को क्रॉस करेगा, क्रॉस क्रॉस करके ऐसे हाई करेगा, फिर गाड़ी वाला जाए। इसलिए माँ बाप को भी भरोसा है, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि यही प्रैक्टिस है वहां। हमारे यहाँ पर छोड़े, देखो पहले तो कोई बड़ा बाप का बेटा कोई एक नया बाइक लिया है केटीएम, भू भू करके किसका बच्चा को उड़ाएगा, वो खुद उड़ जाएगा पता नहीं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये कैसे मैं समझाऊं आपको कि रूल या कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे बन जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट। सर आप बड़े बाप के बच्चे से बड़ा गुस्सा करते हो। नहीं नहीं, मैं गुस्सा बड़े बाप के बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है। अंबानी का बेटा भी बड़े बाप का ही बेटा, लेकिन उसका एटीट्यूड देखो, देखो ना उसका एटीट्यूड देखो ना, वो तो सबसे बड़े बाप का बेटा है इंडिया का। उसके एटीट्यूड से सीखने वाला बात है ना। फिर doctrine of intermanagement is considered is to be the dash to the doctrine of constructive notice. Exception, extension, alternative, not related. Exceptions. ये constructive notice का exceptions. ठीक है, समझ में आ रहा है सर। और कुछ बात बोल देते हैं। सेक्शन 6 एक्ट 2 समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंटर मैनेजमेंट, और क्या अल्ट्रा वायरस, है ना। एकदम क्लैरिटी है ना। एक एक बात को मैं समझाने का कोशिश किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, और एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से, इसलिए छोड़ने का नहीं। सेक्शन 6 क्या है, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। Provides the act shall have overriding effect to the provisions contained in memorandum of company, article of company, any agreement executed by it, or any resolution passed by the company in general meeting or by its board of directors, whether the same to be registered, executed, or passed as the case may be before or after the commencement of this act. Any provisions contained in the memorandum, article, agreement, or resolutions to the extent in conflict in the provisions of the act shall be। सर क्या मतलब निकला, मतलब यही है कि जो कंपनीज एक्ट है ये बड़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी बड़ा, एक्ट बड़ा कि आर्टिकल बड़ा, एक्ट बड़ा कि एग्रीमेंट जो कंपनीज के बीच में हुआ है वो बड़ा, एक्ट बड़ा कि कोई रिजोल्यूशन कंपनी ने पास किया है जनरल मीटिंग में वो बड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, क्या एक्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को ओवरराइड करता है, कब कर सकता है, और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करो। दो एग्जांपल बोलूंगा, दो अलग अलग एग्जांपल, दो अलग बात करते हैं। सेक्शन 123 डिक्लेयर दैट नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय ए कंपनी एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। ये सेक्शन 123 में बोला गया है कि कंपनी प्रॉफिट छोड़ के डिविडेंड नहीं दे सकती। ये लोग कंपनी अकाउंट में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत ये रूल है कि कंपनी प्रॉफिट छोड़ के डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर सकता। The force of this section cannot be undone by any provision in the article of association। अब ये बात को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपने रूल में चेंज कर ही नहीं सकता। मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपने रूल बुक में ऐसा नहीं लिख सकता कंपनी कि नहीं हम अपने प्रॉफिट के अलावा और भी जगह से डिविडेंड दे सकते, नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो वो एक्ट के ऊपर जो हो जाएगा, बिकॉज द आर्टिकल कैन नॉट सैंक्शन समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय द एक्ट, क्योंकि आर्टिकल सबऑर्डिनेट होते हैं एक्ट का भी और एमओए का भी। इवन स्टिल इट अटेम्प्ट्स दिस शैल बी, अगर अटेम्प्ट करता भी है तो क्या हो जाएगा, वॉइड, वॉइड माने कैंसिल, कैंसिल। वेरी गुड। सेक्शन 47 of the act deals with the voting power of member। दूसरा पॉइंट है सेक्शन 47 मेंबर के वोटिंग पावर के बारे में बात करते हैं। वोटिंग पावर क्या होता है,
इसके ऊपर अलग से चैप्टर होगा, बताऊंगा आगे आगे। वेरी गुड सर। मैंने बेसिकली जो शेयर होल्डर होता है, जब कंपनी, अरे छोड़ो सर, वो लोग बाहर में काम कर रहे हैं, आप इधर देखो, बाहर काम सर, इलेक्ट्रिसिटी, उनको करने दो, हमें अपना काम करना। देखो, अगर कभी कंपनी में किसी भी मैटर में डिस्कशंस होता है, कंपनी कुछ नया रूल पास कराना चाहता है, डायरेक्टर को कुछ पावर देना चाहता है, कंपनी में किसी भी तरह का कुछ वोटिंग सिस्टम के थ्रू से ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स करना चाहता है, एनी काइंड ऑफ वोटिंग का अलग एक चैप्टर होगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिन लोगों का है उनके साथ ही करूंगा, जिनका अभी नहीं है उनके साथ नहीं करूंगा। जैसे नॉर्मली फाउंडेशन लेवल है, वोटिंग का जरूरत नहीं होता है, जब आप इंटर फाइनल में आओगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन बात को यहाँ पर समझो कि आर्टिकल और एमओए में क्या कॉन्सेप्ट है। Section 47 of the Act deals with voting power of member. A notification dated 5th June 2015 says that Section 47 is applicable to a private company subject to AOA. Section 47 अपने वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनी में भी एप्लीकेबल हो सकता है, अगर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको लिखता है तो। Now question it. Now if AOA of a private company says that Section 47 is not applicable to it, then in this case AOA बड़ा कि एक्ट बड़ा? AOA बड़ा, देखा? तो ऐसे सीधा जवाब नहीं है कि नहीं सर एक्ट ही तो बड़ा हो। हाँ बात सही है आपका, बट नॉट एग्जैक्टली सिचुएशन वाइज। तो AOA will become superior and section 47 of the act will not be applicable. तो वो यहाँ पर सुपीरियर की जगह इंफीरियर हो गया। एक्ट है फिर भी वो इंफीरियर है, AOA बड़ा हो गया। ठीक है, तो कौन बड़ा है ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस। समझ में आया सर? इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। अब इसके ऊपर 3 केस स्टडीज है, आज जो डिस्कस नहीं करेंगे, आज मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं आपको MOA और AOA के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है विद केस लॉ डिस्कस करूँ, कि MOA AOA के बाद किसको कितना पावर मिलता है। ठीक है, फिर ये भी समझाऊंगा कि MOA को अल्टर कैसे किया जाता है। मैंने कोई अगर चाहे तो MOA को बदल सकता है क्या? यस। कैसे बदलेगा वो बताऊंगा। नाम चेंज कर सकता है क्या कोई कंपनी का, वो बताऊंगा। रेक्टिफिकेशन कर सकता है क्या, वो भी बताऊंगा। माने एक कंपनी के अंदर जो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक या हो सकता है वो सारा चीज में डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में कर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं सर। थैंक यू, गुड नाइट। এগুলো আমি নোট দিয়ে দেব, এগুলো তোদের হ্যাঁ পিডিএফ আমি পাঠিয়ে দেবো। আমার ওয়েবসাইটে আমি যেটা রেডি করছি ওখানে সমস্ত কিছু দেখ। ঠিক আছে, এমনিতে তোদের ফাউন্ডেশনের ম্যাটে কি বলে ঋষিতা, ঋষিতা তোদের ফাউন্ডেশনের ম্যাটে কিন্তু MOA ওয়ে ডিটেইলস সব আছে, ইন্টার ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট সবই আছে। কিছু কিছু টপিক আমি এক্সট্রা এখান থেকে করাচ্ছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ আছে, কোম্পানির থেকে আছে না। ओके, ए बोलो सर जो लोग ऑनलाइन में हो, तो एक तो दाढ़ी जाती है। समझ में आया सबको? ओके सर, ठीक है सर, फिर बाय। आज इतने रखते हैं, टाटा फिर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।